नमस्कार। हमारे साथ हैं राधिका राव और विनय सप्रू विविध भारती के इस कार्यक्रम में, और आज हम इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। Thank you very much for having us here. Thank you for having us here. सबसे पहला जो सवाल है ना, वो बहुत एक्साइटिंग है कि विविध भारती में आते ही आप लोग बहुत उत्साहित और खुश नजर आए। वो क्या बात है जो आपको रेडियो से जोड़ती है? सबसे पहले विनय बताएंगे, फिर राधिका से पूछते हैं। सारी बचपन की यादें एक साथ एक फ्लैश में सब वापस आने लग गई कि कैसे हम मतलब वो जो पहला गाना, आपका पहला रेडियो, वो पहली डांस, वो पहली यादें आ गई जो कि आपकी संगीत से जुड़ी हुई हैं। और वो सारी की सारी शुरुआत ही विविध भारती से हुई। तो या हम स्कूल जाते थे तो जैसा आपने बताया कि इंदौर का जो रेडियो स्टेशन है तो हम उसको क्रॉस करते थे, वहाँ एक वाइट चर्च करके उसके बाजू में, अब जब आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया वो। तो सारी की सारी यादें और सारा का सारा वो जो हमारा, क्योंकि हम म्यूज़िकल डायरेक्टर्स हैं और म्यूज़िक का हमारा काम है, तो जो सारी यादें जुड़ी हुई हैं संगीत से, वो विविध भारती से ही शुरू होती हैं। तो इट वाज कंप्लीट नॉस्टैल्जिया। क्या बात है। राधिका जी, आप बताइए कि मेरा तो मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, तो कभी कभी पापा की पोस्टिंग ऐसे एरियाज में होती थी जहाँ उस टाइम तो दूरदर्शन ही होती थी, वो डिश वो एंटेना होती थी जो हिलाते रहते थे हम लोग बचपन में जी। तो कुछ सेंटर्स में वो आता नहीं था ट्रांसमिशन। तो जो 2-3 साल पापा की पोस्टिंग होती थी ऐसी जगह में, तो हमारी एंटरटेनमेंट आर्मी क्लब होती थी या फिर रेडियो हुआ करती थी। तो हम लोग, तो हमारी भी बचपन की यादें वो रेडियो के साथ जुड़ी हुई हैं। लाइक पापा की पोस्टिंग हुई थी गैंगटॉक। ओहो। तो जब हम गैंगटॉक में थे तब कोई टीवी वीवी वहाँ होती नहीं थी, तो वो 3 साल फिर आप वहीं पले बड़े एंड आप रेडियो सुनते थे फॉर एंटरटेनमेंट। तो इसीलिए ऑल इंडिया रेडियो के साथ जुड़ी हूँ। एंड जैसे ही हम उम्र में बढ़ते गए तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हिस्ट्री एंड फैक्ट्स ऑल्सो। तो आई लाइक टू रीड अबाउट एनीथिंग दैट हैज़ गॉट अ रिकॉर्ड ऑफ ओल्ड थिंग्स। तो ऑल इंडिया रेडियो की कहानियाँ हम पढ़ते थे कि ये पियानो यहाँ पड़ा हुआ है, ये वायलिन इनकी यहाँ पड़ी हुई है। ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, ऑल इंडिया रेडियो। तो मैं किताबें भी बहुत पढ़ती हूँ ऑल इंडिया रेडियो के बारे में। एंड विनय जी और मैं, जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि हम एक कहानी भी डेवलप कर रहे हैं, एक यंगस्टर, एक टीनेज की कहानी जो ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी हुई है। तो बहुत ऑब्सेसिव रहे हैं हम ऑल इंडिया रेडियो के बारे में। तो हम दोनों इतनी इंटरव्यूज़ देते हैं, पर आज मैं बहुत 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 खुश हूँ यहाँ आके कि मैं ऑल इंडिया रेडियो में बैठी हुई हूँ। इतनी प्यारी बात है कि यहाँ आके जो आपकी खुशी है वो छलक छलक पड़ रही है। मुझे लगता है यहीं से गानों का सिलसिला भी शुरू करते हैं। जी। तो जो पुरानी किसी याद के नाम एक गाना डेडिकेट कीजिए। जाहिर है कि अलग अलग शहरों में थी तो रेडियो पर गाने बजते होंगे, कोई एक डिस्टेंट मेमोरी होगी किसी गाने के बजने की। तो मैं अपने गैंगटॉक की कहानी बोलती हूँ, क्योंकि हम गए थे हैदराबाद टू गैंगटॉक और हम बहुत दुखी थे कि टीवी नहीं था, कुछ नहीं था, दोस्त बदल गए थे। एंड द फर्स्ट डे जब हमारी रेडियो फिक्स हुई, घर में हमारी पेटियाँ खुली एंड हमने पहला गाना सुना था, बड़े अच्छे लगते हैं। क्या बात है। तो मेरी बहुत, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स बिकॉज मेरी बचपन की यादें हैं। मैं और मेरी बहन, हम दोनों की फेस में स्माइल था जब वो गाना आया था रेडियो पे, बड़े अच्छे लगते हैं। तो आई वुड जस्ट लव टू। बहुत पुरानी यादों के जरिए आज की इस बातचीत की शुरुआत हुई है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्या उन दिनों में जब आप लोग पढ़ रहे थे आपने ये सोचा था कि आपकी मंजिल फिल्म है, या तब इस तरह का कोई ख्याल नहीं था? विनय जी, पहले आप बताएंगे। फिल्म तो पता नहीं, बट हाँ म्यूज़िक ज़रूर था कि बचपन से ही गाना और उसके साथ में लगाव और जुड़ाव तो था ही। तो हमारे स्कूल में एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें हम लोग सब 12 बार ब्लूज़ करके नाम था। तो हम उसमें लीड सिंगर हुआ करते थे, गिटारिस्ट हुआ करते थे। तो अब आप ये मत भूलिएगा कि मेरा गला ख़राब है। नहीं वो नहीं, बट तो उसकी वजह से जुड़े हुए थे। फिर जैसे सबका इंट्रोडक्शन होता है म्यूज़िक से, तो उस वक़्त हम भी किशोर कुमार जी और आशा जी एंड और हमारे
हमारे घर में हमारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अमीन सियानी जी, तो हम उन्हें फूफा जी भी कहा करते थे। तो उनके वो हमेशा किशोर कुमार जी के साथ में उनके कॉन्सर्ट्स किया करते थे। बिल्कुल। तो हम उस वक्त शायद ग्वालियर में थे या कहीं थे, तो वहाँ पे भी वो आए। तो ये जुड़ाव और सब स्कूल से लेके अपना कॉन्सर्ट्स में जाना और ये पूरा का पूरा रहा। और फिर देन जब भी आप छोटे होते देन यू आर इंट्रोड्यूस टू, फिर उस वक्त हम बीटल्स और फिर वो जो अंग्रेज़ी गानों के साथ आपका एक इंट्रोडक्शन होता है, तो एक लगाव और जुड़ाव बचपन से ही था गानों की तरफ। और तो हमें किसी ने कहा था हिंदी का गाना कोई गाना चाहिए उस वक्त, हमारा बैंड था। तो हम सब यंग थे, तो हमने कुछ समझ में नहीं आता था कौन सा गाएं। तो हम लोग का एक गाना होता था, बड़ा अजीब सा गाना था। मुझे आपने क्योंकि गानों की बात की तो एक याद आया कि वो एक गाना था, जब अंधेरा होता है आधी रात में चोर निकलता है, क्योंकि हम सब छोटे छोटे थे और गिटार पे वो गाना बजा सकते थे। Yes. तो वी यूज़ टू प्ले दैट सॉन्ग। तो एक जर्नी म्यूजिकली रही है, फिल्मों का इतना नहीं, बट म्यूज़िक का तो हमेशा से ही हो रहा है तो क्या म्यूजिशियन बनने का ख्वाब देखा था? एक्चुअली क्या हुआ ना कि ख्वाब ऐसा कुछ बनने का नहीं देखा था, बट हमें ऐसा लगता है कि आज हम यहाँ बैठे हैं आकाशवाणी में और बात कर रहे हैं विविध भारती में कि गानों की बातें कर रहे हैं। तो जब राधिका और मैं यहाँ आए तो हम लोग जैसे सब लोग आते हैं बॉम्बे, सब अपना क्या क्या करेंगे, फिल्में तो हम बना ही रहे थे उस वक्त भी, बट हमारे को एक कंपनी हुआ करती थी उस वक्त कॉल्ड पॉलीग्राम। तो पॉलीग्राम कंपनी के मालिक थे शशि पटेल जी उस वक्त तो उन्होंने हमको बुलाया। हम इधर डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, हम बहुत सारा काम कर रहे थे, बट एक हमको कॉल आता है म्यूज़िक कंपनी से कि आप हमसे मिलने आइए। अब ये कॉलिंग क्या है वो पता ही नहीं चला। हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने बोला आप हमारे लिए क्या करिए, कुछ ट्रेलर काट दीजिए। तो हम छोटे छोटे थे, यंग से थे, हम आए थे, कुछ 20-21 साल के थे कुछ। तब बम्बई आए कितना वक्त हो गया? हो गया अभी। तो बम्बई आए कितना वक्त हुआ था? आई थिंक हम लोग आए थे, शुरुआत ही की थी अपने फिल्म के करियर की। मतलब हम लोग अब जैसे सब लोग आते हैं तो क्या ही करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, छोटी छोटी एवीज़ बनाते हैं और छोटे छोटे ये काम करते हैं। तो हम लोग भी उस वक्त छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज और यही करते थे। तो हमको किसी ने बोला कि उस वक्त दूरदर्शन के लिए कोई एक प्रोग्राम था, हमारी परंपरा करके, तो उस प्रोग्राम में आप कुछ कर दीजिए। तो ये सब हम लोग उसको शूट कर दीजिए। तो हम ये सब छोटा छोटा काम कर रहे थे। बट वो कहते हैं ना, शायद हमारी कॉलिंग म्यूज़िक ही थी और संगीत ही हमारी कॉलिंग थी और हमें कॉल आता है पॉलीग्राम से, उनके मालिक से, कि आप आके हमारे लिए, उन्होंने जो भी हमारा देखा होगा डॉक्यूमेंट्री और छोटा छोटा काम, आप हमारे लिए आइए, आप हमारे लिए ट्रेलर काटिए। अब हम दोनों यंग किसी पिक्चर के ट्रेलर के लिए बुलाया उन्होंने, तो हम गए। तो उन्होंने कहा ये पिक्चर के ट्रेलर आप बना दीजिए। तो वो पिक्चर थी संजय बंसाली की खामोशी। ओहो। हाँ, तो आज मैं ऊपर और वो सब गानों की। तो या हमारी बदकिस्मती कह लीजिए या किस्मत कह लीजिए कि उसके ट्रेलर ज़्यादा हिट हो गए और पिक्चर शायद उस वक्त थोड़ी बुरी चली गई थी। तो पिक्चर इतनी हिट नहीं हुई जितने हमारे ट्रेलर। तो गाने पिक्चर के बड़े हिट हो गए सारे के सारे, जो ट्रेलर रिलीज़ होते गए तो पिक्चर बड़ी हो गई थी, बट पिक्चर नहीं चली। तो उसके बाद वो शशि पटेल जी थे, उन्होंने बोला कि उनको, माने मैं तो पसंद था, राधिका जी बहुत पसंद थे उनको कि ये बहुत ही टैलेंटेड है। तो उन्होंने बोला आप हमारे लिए गाना करिए। अब क्या होता है, कोई भी न्यू कमर पे आदमी पहले पैसे लगाने से थोड़ा हिचकिचाता है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करिए, आप हमारा एक गाना है वो नुसरत फ़तेह अली खान जी का किन्ना सोना, अब वो गाने पे हमारे को, और उस वक्त क्या हो रहा था, जनरेशन चेंज हो रही थी। बिल्कुल टीवी आ रहा था और जो ऑडियो था वो जा रहा था और टीवी आ रहा था बड़ी तरह से, MTV, चैनल वी, ये वो। तो टीवी हैड बिकम अ वेरी ड्राइविंग, वो सब बहुत टीवी का वो शोर चल पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे जो गाना है किन्ना सोना, उस पर एक वीडियो बनाइए नुसरत फ़तेह अली खान। फिर हमने वो किया और वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो हिट हो गया। फिर उसके बाद फिर हमारा सफ़र शुरू हुआ उनके साथ। फिर अब जैसा आपने कहा, मुझे नहीं लगता है, अब हम जब बैठे हैं 20 साल बाद 22 साल बाद उसका हम जब देखते हैं तो आई थिंक हम लोगों का, आई थिंक वी आर ब्लेस्ड, हम लोगों पे वो भगवान की कृपा है। हम शायद वही डायरेक्टर्स पेयर हो सकते हैं जिन्होंने इस वक्त, हमने, कोई भी बोलेगा, हमने हमारा करियर शुरू किया नुसरत फ़तेह अली खान जी के साथ में, फिर हमने लता मंगेशकर जी, आशा भोसले, पंकज उधास, जगजीत सिंह, फाल्गुनी पाठक, दलेर मेहंदी, अक्रॉस द बॉर्डर, आबिदा परवीन जी,
मेहंदी हसन जी, गुलाम अली जी, मतलब एक जर्नी ऑफ म्यूज़िक जो हुई है, टू निदा फाजली जी। बिल्कुल। नए की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ कि हाँ, अपने प्रीतम बल्कि और ये यहाँ से सब, अनूप जलोटा, पंकज उधास, पंकज उधास, अनूप जलोटा जी भी। तो और जॉनर क्रॉस, Yes. मतलब चाहे अपाचे इंडियन। हाँ, अरे आपको तो अपाचे मैं इंडियन गिनाता हूँ। करे, अपाचे इंडियन भी करे। हम भी बली भूल गए सागू। अपाचे, हाँ, बली सगू बाली या सगू बली या सगू। तो मतलब ऐसा हो गया कि एक टाइम पे हमने कहा अब हमसे नहीं हो रहा है, तो वी ऑलमोस्ट वीसा हमने कहा अब क्या ही करें यार, अब कुछ हिट्स पे हिट्स आ रहे थे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो हमने अब क्या करें, कुछ इंस्पायर नहीं कर रहा था। म्यूज़िक भी एक ऐसी चीज़ होती है ना, गाने बनाते जाते क्या करें नया, क्या करें, क्या ही करें, क्या ही करें नया। तो हमारे एक मेंटर हैं जिनका नाम है सलमान खान। तो हम उस दिन सलमान खान जी के हम लोग घर गए, तो वो एक्सरसाइज कर रहे थे। तो एक्सरसाइज कर रहे थे तो हम लोग बैठे उनका देख रहे थे, और उनका एक्सरसाइज भी उस वक्त म्यूज़िक चल रहा था। उस ज़माने में एक वो आता था जिसको कहा जाता था झंकार बीट। हाँ। तो ऑटो रिक्शा में बजता था और ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक Extra ढिक beats चिक डाली चलता जाती रहता। थी हाँ, गानों में। तो और वो कुछ अक्रॉस द बॉर्डर इधर उधर से पायरेट होके ये सब आता। तो सलमान एक्सरसाइज कर रहे थे और ये झंकार बीट चल रहा था, किशोर जी का कोई, किशोर कुमार का कोई। हाँ, हाँ। तो मैंने और राधिका ने कहा यार वैसे भी यार ओरिजिनल गाने में कुछ थॉट्स आ नहीं रहे हैं, कुछ क्रिएटिव्स आ नहीं रहे हैं, क्या ही करें। तो हमने कहा यार एक ये अगर इतना बड़ा सुपरस्टार ये इस पे कर सकता है, तो हम लोग कुछ एक नया कुछ नया जॉनर निकालते हैं हम ना। हाँ, हाँ। तो हमने कहा चलो यार इसको हम भी ये ट्राई करते हैं। तो उस वक्त वो होता था, याद है वो सीडी पे पायरेसी चलती थी ना, तो हम लोग वो जाते जाते ये बंदे को बोल देते थे यार इसमें हमारे ये 10 गानों को रिकॉर्ड कर दो, अलग अलग पिक्चरों के गाने हम दे देते थे, बर्न खोजने वाले करो को, CDs। एक सीडी बर्न करो। तो हमने कहा यार वो एक लड़का है पाली हिल पे, उसको हम ये काम कराते हैं। तो उसको बुलाते हैं और हमारे को जो किशोर कुमार जी के जो हमारे पास गाने हैं उस पर कुछ म्यूज़िक डाल के उसको करते हैं। तो हमने गाना बनाया, तो शशि पटेल जी और हमारे उस वक्त के लोगों को उनको बड़ा पसंद आया। हमने कहा अब इसको कहें क्या हम लोग, ये गाना तो हमने बना लिया है। तो मैंने और राधिका जी ने बोला यार इसको हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं रीमिक्स बोल देते हैं। तो हमने वो जॉनर ईजाद कर दी, रीमिक्स। हमारे उसके पहले रीमिक्स नहीं होते थे, वर्ड कुछ शब्द भी नहीं ये था। हमने उसे तो फर्स्ट रीमिक्स का गाना हमने कर दिया। और वो कौन सा गाना था? वो था ये अपना नहीं नहीं अभी नहीं, हाँ। जवानी दीवानी का गाना। और उसका वीडियो आपने बनाया। हाँ, उसमें हमने आयशा टाकिया को इंट्रोड्यूस हाँ, किया। वो लिफ्ट के अंदर है ना, तो वो पहला तो गाना। ये यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई बात। फिर हमने कहा यार ये अभी गाना तो बन गया, पर जिसने बनाया ये तो हमारा ये काटता वाटता है, तो इसको क्या कहें क्या हम, ये बंदा कौन है, ये तो कंपोजर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको क्या कहें। तो हमने कहा इसको नाम देते हैं डीजे बोल देते हैं इसको। तो हमने उसका नाम रख दिया डीजे, और उसको हमने फिर इंट्रोड्यूस किया डीजे अकील करके। तो फिर वो एक जॉनर इजाद हो गई। तो स्टार हो गया। हाँ, अब तो सारे हो, बट वो गैराज में अब सीडी बर्न करता था। पाली हिल पे। तो एक जॉनर इजाद हो गई कॉल्ड रीमिक्स, जो क्या आजकल बात है। चल रही है। अब यहाँ रुकते हैं, हाँ। क्योंकि ये कहानी बहुत तेजी से फ्लैश फॉरवर्ड होगी। अभी वापस चलिए। और अब राधिका जी बहुत फास्ट चले गए हम, आज है ना? मुझे बताइए इनसे मुलाकात कब हुई थी विनय जी से, और तब तक आप क्या कर रही थी? सर मैंने अपनी फिल्म स्टडीज़ की है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। अच्छा। मास्टर्स की थी, और नौकरी लाइफ ढूंढते हुए, तो जैसे ही मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की तो मेरे को एग्ज़ाम होते ही सेकेंड डे मेरे को जॉब मिल गई वहाँ एज अ कॉपी राइटर किसी एड एजेंसी में। अब मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट, आर्मी में। उन्होंने आपको इजाजत कैसे दी? वही तो फिल्म मैं स्टडीज की? अभी नहीं, फिल्म स्टडीज़ में उनको कोई एतराज़ नहीं था, कि उनका एक ही था आर्मी में, क्योंकि कि जो करो बेस्ट रहो उसमें। Yes. पूरी शिद्दत से करो, ये पापा ने हमें हमेशा सिखाया था। ही वॉज नॉट पर्टिकुलर अबाउट वॉट यू डू। तो मैंने कहा मुझे फिल्म स्टडीज़ करनी है, मुझे जर्नलिज्म करनी है। तो उन्होंने कहा जो करो आप नंबर 1 रहो उसमें। तो पास किए, सेकेंड डे जॉब था। अगले हफ्ते जहाँ बिल्डिंग हमारी ऑफिस थी, सामने महेश भट्ट जी की कोई शूटिंग चल रही थी पिक्चर की। तो मैंने कहा मैं जाके उनसे मिलती हूँ और मैं नौकरी मांगती हूँ। तो सब मैं 18 साल की, सब मुझे बोले ऐसे कैसे जा सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो जाऊँगी, पूछ लूँगी। मैक्सिमम इनिशिएटिव की बात जो कहते हैं, जो आज तक हम दोनों इनिशिएटिव में बिलीव करते हैं। तो हम चले गए भेझिझक, और महेश ने मेरे को देखा छोटी सी वहाँ खड़ी हुई, तो बुला लिया उन्होंने। क्या? मैंने कहा मैं फिल्म स्टडीज़ की स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा आपने कोई फिल्म स्कूल कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है? तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा हमें भेज दीजिए।
तो एनीवे भेज दिया, उन्हें पसंद आया, उन्होंने कहा इस बच्ची को नौकरी दे दो बॉम्बे में। तो बॉम्बे में नौकरी मिल गई हमें महेश के यहाँ ऑफिस में, तो हम आ गए। तो 1-1.5 साल हमने वहाँ काम किया, पर जो कमाते थे वो सब गवा देते थे और कुछ लिखा करते थे। तो हमारे कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उन्होंने हमारी मुलाकात की विनय जी के साथ, और विनय जी इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बिल्कुल। एंड वहाँ आने वाले हैं। एंड तो ये हमेशा बहुत वाइज एंड बहुत सुलझे हुए इंसान थे, और मैं वैसी है तब भी और अभी भी है। तो उन वो एक एड एजेंसी चलाते थे जी। तो उनको लगा कि मुझे लिखना आता है। उनकी बड़ी नज़र आज भी बहुत तेज़ है, वेदर सिंगर हो, तो उन्होंने कहा तू लिखती बड़ी अच्छी है, मेरे लिए ये एक फ़िल्म लिख, छोटी सी 4 मिनट फिल्म। तो अच्छा, मैंने कहा पैसे कितने दोगे? तो उन्होंने कहा 30,000 रुपये दूंगा। मेरे लिए 30,000 उस टाइम बहुत थे, क्योंकि मेरी सैलरी कुछ 5,000 की थी। मैंने कहा 30,000 सच्ची में दोगे? तो उन्होंने कहा हाँ दूंगा मैं, और 15,000 ये लो एडवांस। He's very particular about paying people even now. He's a very good paymaster. तो मैंने लिख ली, तो एक रात में लिख दी उनकी फिल्म, गए क्लाइंट ने विदाउट चेंजेस अप्रूव कर दिया। वाह वाह वाह। तो उन्होंने मेरे को आके अगले दिन और 15,000 दे दिए। तो मैं बहुत खुश, 30,000 रुपये जाके सारी डिस्कोथेक में, यहाँ मड आइलैंड जाके छुट्टी में ये सब करके सब कुछ, अगली बार आए मेरे पास फिर, अब ये और फिल्म लिखो। तो उन्होंने कहा मैं और तुम्हें 50,000 दूंगा। तो मैं बहुत, फिर उन्होंने बोला तुमने की क्या उन पैसों के साथ? मैंने कहा मैंने सब फूट दिया, उड़ा दिए। तो उन्होंने कहा नहीं, 10% ऑफ योर मनी यू शुड स्पेंड। सो ही एक्सप्लेन फाइनेंस टू मी। उन्होंने एफडी, मुझे पता ही नहीं था फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। तो उन्होंने मेरी पहली फिक्स डिपॉजिट कराई, ये कराई, एंड देन ही एक्सप्लेन टू मी व्हाट फाइनेंशियल प्लानिंग इज, एंड देन ही सेड वी शुड पार्टनर। एंड इन्होंने मेरे उनकी कंपनी में मुझे पार्टनरशिप दी, एंड दिस वाज लाइक व्हाट 25 इयर्स बैक। हमारी बात है। पहली डॉक्यूमेंट्री जो हमने बनाई साथ में, हम धारावी के स्लम्स में कर रहे थे। और एक डॉक्यूमेंट्री थी एक छोटी बच्ची पे और कैसे, और उसमें हमने पहला हमारा गाना यूज़ किया था हमारी डॉक्यूमेंट्री को, और एक अकेला इस शहर में। भाई इतना प्यारा गाना हमने सुना, एक अकेला इस शहर में, और कहानी जो है वो चाहे फॉरवर्ड गई चाहे बैकवर्ड गई, लेकिन हम कहीं सही जगह पर आ गए, गाने पे आ गए। कैसे मिले? भाई आप तो सीए थे, तो ये अकाउंट्स की दुनिया से निकल के एडवर्टाइजिंग वाली दुनिया में वो क्या मामला था आने का? नहीं, मैंने जब सीए पास किया, फिर उसके बाद में मैंने सिटी बैंक में नौकरी ज्वाइन की। क्या इतना आसान होता था? आज के ज़माने में सीए ख्वाब होता है, लोग अपना खून पसीना लगा देते हैं। हाँ वो तो होता है, बट मैंने पढ़ना तो पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है, मतलब चाहे वेदर ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। यस यस, मैं उनकी बिजनेस पार्टनर हूँ। मैं कहती हूँ नंबर्स एवरीथिंग इज आज भी बहुत शार्प है तो इन सब। हाँ तो मतलब हाँ तो वो तो उसके बाद मैंने फिर सिटी बैंक ज्वाइन किया था। फिर वहाँ पे वो लोन अप्रेजल करना, ये करना, वो करना, सारा काम। तो देन आई सेड दिस इज़ नॉट माय कॉलिंग, ये यहाँ पे बैठ के नहीं हो सकता। तो फिर वहाँ से फिर हमने जर्नी शुरू की, और हम फिर क्या करते थे, नौकरी करते थे और सेकंड हाफ में जाके फिर अपना क्रिएटिव काम करते थे। तो उसी क्रिएटिव काम में हम लोगों को हमारी एक कुछ दोस्त बन गए उस चक्कर। और उस वक्त संजय दत्त के वहाँ पे एक जिम हुआ करता था। तो वो उस टाइम पे जब वो बड़े स्टार हुआ करते थे वो, तो हम लोग उस जिम में कुछ तो हम कहीं जगह कहीं पे संजू से मिले। तो संजू ने बोला यार you are quite a person, why don't you come into my gym and What he wants to say is you're a good looking boy, why don't you come and work out? ये बोल नहीं रहे हैं वो हुआ था। तो तुम मेरे जिम में आके काम करो। हम लोग साथ में एक्सरसाइज करते थे। हम उस जिम में जाने लग गए। फिर वहाँ गए तो फिर वहाँ पे और 3-4 लोग आते थे संजय दत्त के दोस्त। तो वहाँ पे सलमान आते थे, बंटी आते थे, सुनील शेट्टी आते थे, और इस तरह से उनके सब जो उस तरह के दोस्त थे सब आते थे वहाँ पे। तो फिर उनसे मुलाकात, मिलना मिलाना ये सब हुआ। एंड फिर एक एक्सपोजर टू द वो जो बोलते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री से, वो जो एक
बचपन के में एक हमें कॉलेज स्कूल उस फैकल्टी में किया करते थे, अब हम उस इंडस्ट्री में आ गए हैं, मतलब हम उन लोगों के साथ उठना बैठना वो सब शुरू हो गया सारा का सारा। फिर वहाँ से फिर उन्होंने कहा कि फिर हम इसी तरह करते रहे एंड फिर इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड के फिर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तू फाइनेंस का बंदा है, तू एक काम कर, तू फाइनेंस फिल्म्स बना हमारे लिए। तो हम फिर फाइनेंस फिल्में बनाने लग गए, ये करने लग गए। और फिर हमारा पहला गाना नुसरत फ़तेह अली खान का और नौकरी चलती रही। फिर उसके बाद नौकरी छोड़ दी, फिर ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स और ये सब बनाने लग गए, क्योंकि फिर एज अ जैसे राधिका ने कहा थोड़ी सी फाइनेंस हमको ज़्यादा समझ में आती थी उस वक्त, क्योंकि हम पढ़े लिखे थे उस वक्त। तो हमने उसका कुछ दो करके और हम थोड़ी सी एक फाइनेंस स्क्रिप्ट का एक स्ट्रक्चर बना लेते थे कि उस वक्त पब्लिक इश्यूज बहुत आते थे, IPOs बहुत आते थे, तो उन लोगों की फिल्मों की ज़रूरत पड़ती थी, तो उनको फिल्में हम बनाने लग गए। फिर हमने उसमें फिर हम उनको स्ट्रक्चर कर देते थे कि अगर आप पब्लिक इशू लाएंगे तो अगर आप इस किस्म की फिल्म अपने इस किस्म के लोगों को दिखाएंगे तो इस किस्म का इम्पैक्ट होगा उन पे, तो आपको फिर वो इन्वेस्टर्स आएंगे, प्रॉपर कॉर्पोरेट मामला। हाँ, तो वो बट वो फिल्मों के जरिए आ रहा था, तो वो उसका वो था सारा का सारा सफ़र। एंड फिर बाकी की राधिका ने बताई है एक अकेला इस शहर में वाली कहानी। तो हम वहां पर आ गए बाकायदा। अब ये हुआ कि गाना तो बना और रीमिक्स हो गया और आपने 2-3 टर्म्स बना ली, रीमिक्स, DJ, और वो अकील भाई को उठाया वहाँ से। और उसके बाद इसलिए हमारे सुनने वालों को ये बताना ज़रूरी है कि कांटा लगा भी आया। नहीं, उसके पहले मैं कांटा लगा तो थोड़ा बाद में आया था उसके। मतलब ये बताना ज़रूरी है कि हाँ कांटा हाँ लगा वो था, लाया। बट वो कांटा लगा पहुंचने से पहले का जो सफ़र है ना सर, जी, दैट इज़ चेरिश्ड इन आवर मेमोरीज, इन द सेंस हम लोग छोटे शहर से आए यहाँ पे, और हमारा जब पहला गाना था नुसरत फ़तेह अली खान जी का किन्ना सोना, उनसे मुलाकात की याद बताइए पहले। हाँ, तो उनसे एक्चुअली वो क्या था कि वो बाली सगू का एक मिक्स था वो, तो जो हमने उनके लिए किया, बट उसके तो हमने वो किया, वो हिट हुआ। फिर उसके बाद में बाली सगू के साथ में, हालांकि हम मिले थे, बट बाली सगू के साथ में फिर उनके 3 गाने किए थे हमने बैक टू बैक, जो तीनों सुपर हिट हो गए थे। एक था किन्ना सोना, फिर उसके बाद किया लौंग वाचा, और इसके बाद किया फिर गुड़ नालो इश्क मिठा, जिसमें हमने मलाइका अरोरा को इंट्रोड्यूस किया। तो सफ़र ऐसे चल रहा था। किन्ना सोना में हमने इंट्रोड्यूस किया अर्जुन रामपाल को एज एन एक्टर, इसमें लौंग वाचा में हमने इंट्रोड्यूस किया दीप्ति भटनागर को, और गुड़ नालो इश्क मिठा में किया मलाइका अरोरा। तीनों गाने बहुत हिट हो गए। तो फिर वो जो उसके बाद का जो मोमेंट आया वो हमारी लाइफ का आई थिंक मोस्ट चेरिश्ड मोमेंट था, और उन्होंने बोला आपको हम आशा भोसले जी से मिलवाएंगे। हमारे पॉलीग्राम के शशि पटेल जी ने कहा कि आप अब आशा भोसले जी के लिए रेडी हो गए हैं कि आप एक लेजेंड का काम कर सकते हैं, यू नो। और फिर आशा जी भी उस वक़्त, क्योंकि जैसा मैंने कहा वो पॉप का ज़माना आ रहा था और वो टेलीविज़न आ रहा था, तो ये थोड़ा सा जो प्लेबैक सिंगिंग था वो बैक सीट ले रहा था और पॉप आगे आ रहा था। लोग बाग आर्टिस्ट को देखना चाह रहे थे कि पर्दे के पीछे के आर्टिस्ट हैं कौन, ये गाने कौन गाते हैं। तो ये एक वक्त का चेंज हो रहा था। तो उन्होंने कहा आशा जी अपना पहला पॉप गाना करना चाह रही हैं, तो तूफान लेके आ रही थी मजरू साहब के साथ। करें मजरू साहब के जानम साथ जानम समझा करो। तो ऑनर्ड एंड आशा जी के साथ फिर गाना रिकॉर्डिंग, मजरू साहब के साथ मुलाकात, लेस्ली लुइस का कम म्यूज़िक एंड तो वो एक दुनिया में हमारा प्रवेश, और फिर आशा जी के साथ वीडियो शूट करना, और फिर आशा जी के साथ फिर राधिका जी की जो मेमोरीज हैं उनके फिर ड्रेसिंग अप और उनका वो वही जानम समझा करो। तो एक तूफान था कि आशा भोसले पॉप वाली एरिना में आ गई, और जरा सोचिए कि लिखवाया किससे, तो मजरू साहब से लिखवाया। जी जी। और वो पूरा एल्बम आउटस्टैंडिंग, तो ज्यादा हिट हुआ। पर उनसे एक्टिंग करवाना, उनके वीडियो की कहानी बुनना, ये सफर जरा बताइए क्या हुआ था ये क्योंकि आशा जी वीडियोस में क्या होता है, स्टाइलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो डैशिंग बस वो खुद ही डैशिंग है, वो डीवा है जी। आशा जी, डीवा है। लोग जानते भी नहीं है, मैंने आशा जी से बड़ी डीवा कोई नहीं होगी। आशा जी को सजने संवरने का बहुत शौक है, वो बहुत क्यूट हैं। जैसे ही वीडियो होता है तो बोलती थी राधिका घर आ जा, उनके घर जाओ, सबसे पहले बोलती है खाना खाएगी कि कपड़े देखेगी।
मैं कहती हूँ पहले कपड़े देखेंगे आशा जी, उनके रूम में जाओ तो सारे कबर्ड्स खोल देती हैं, कहती ये देखो ये जूता मैं अमेरिका से लाई, ये लंदन से लाई, ये दिल्ली से लाई, ये यहाँ इतने सारे जूते होते हैं, सारे अपने जेवरात निकाल के दिखाती हैं, साड़ियाँ सब खोल देती हैं, एंड आपके साथ 4-5 घंटे की डिस्कशन, इसके साथ ये पहनेंगे, उसके साथ वो पहनेंगे, मेरे साथ तो, एंड फिर चली जाती है किचन में, आपके लिए खाना खुद अपने हाथों से बनाती है, लाती हैं, और फिर कपड़े लत्ते जेवर, उनके साथ आप 6-6 घंटा उसके बारे में बात कर सकती हैं। तो वो खुद ही डीवा हैं। जितनी सुंदर उनकी आवाज़ है और जितनी सुंदर उनकी पर्सनालिटी है, उतनी वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस में भी बहुत प्राइड लेती हैं, विच इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट आशा जी। ऐसा ये नहीं है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप एंटरटेनर बनना चाहते हो तो आशा जी से वो एक सीखने की बात है कि रियाज में हो या सुर में हो या इमोशन में हो, वो तो है ही मुकम्मल उसमें, उसकी बात तो हम बहुत छोटे हैं कहने के लिए, बट इवन अपीयरेंस में वो इतनी ही ध्यान देती थी, वेदर इट्स हर मेकअप, वेदर इट्स हर हेयर, वेदर इट्स हर कॉस्ट्यूम, वेदर इट्स वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू वेयर। तो आशा जी जो कहते हैं, आज कहते हैं पॉप स्टार वो तो, पर लेकिन वो कंप्लीट पैकेज थी, एंड सालों से आई थिंक शी हैज़ बिन लाइक दैट। तो आशा जी के साथ बहुत शौक था हमको, तो वेदर कॉन्सेप्ट उनका जानम समझाकर, वो कहाँ से आया था, वो किस तरह डेवलप किया था आपने? हमारा राधिका जी और मेरा क्या है ना, वी हैव गॉट, हम लोग की एक परियों की दुनिया है और फेरी टेल्स का वो हम हर अलग अलग सॉन्ग्स में देखते करेक्ट करेक्ट। तो हाँ, थोड़ा रेशम लगता है मैं Yeah, अलग, दैट इज अ कनेक्शन। अच्छा हुआ कि ये आपने जिक्र किया, इस पे आगे भी बात करें। हाँ जी, तो वो उसका था। तो हमारी कहानियों में चाहे वो वहाँ से लेके जो हमारे तो शुरू से वो था, चाहे किन्ना सोना, लौंग वाचा गुड़ना। तो आशा जी का क्या था, जब हमने आशा जी को देखा तो वो हमको सिर्फ लगी वो फेरी गॉड मदर। वाह। तो हमें लगा कि अगर कोई बच्ची तकलीफ़ में हो और उसको कोई फेरी गॉड मदर आके मदद करेगी तो वो कौन होंगे, वो कैसी दिखेंगी, और वो आशा जी जैसी होंगी, वो एक ग्लैमरस ब्यूटीफुल। फिर उनका वो गाना बना, तो वो एक सिंड्रेला स्टोरी है जिस पे जानम समझा कर वो गाना शूट हुआ, और उस पे फिर आशा जी का वो हाथ में उनके वो और सारा का सारा उसमें से वो मैजिक लाइक वो थोड़े क्लासिक वो पूरा। तो वो हमारे लिए भी पर्सनल लाइफ में जब हम उनके मिलते उनके साथ गाने बनाते थे, उनके साथ सिटिंग्स करते थे म्यूज़िक की, तो वो भी एक फेरी गॉड मदर थी, खाना घर में खिलाना, कपड़ों का, इसके उसका। और तो वो इट वाज, उनको देखा तो हमने कहा वर्ल्ड हैज़ टू सी हिम के फेरी गॉड मदर कैसी होती हैं, तो वो जानम समझा। बहुत सही। और ये concept एक तरह से ये कहना चाहिए कि जो आपने सोचा वो पूरा पर्दे पर आपने उस तरह से उतारा है। तो जानम समझा करो एक तरह से बहुत सारी जनता के लिए एक बहुत सुनहरी याद है। ऑडियो पर हम एल्बम बजाते हैं तो भी लोगों के जहन में जो तस्वीर उभरती है वो तस्वीर है जो आप लोगों ने रची है। हाँ, उसके बाद तो सलमान ने एक पिक्चर भी रिलीज़ की, उसका नाम भी टाइटल जानम समझा कर रखा, बिकॉज इट बिकेम सच अ बिग कल्ट। राइट। इसके बाद की कहानी क्या है? इसके बाद वो बोलते हैं ना कि व्हेन गॉड, जब वो ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के ही देता है। तो उसके बाद फिर हमारा सफ़र शुरू हुआ सारे लेजेंड्स के साथ में। वो कहते हैं अगर मैं इस वक्त इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, इस वक्त कोई भी डायरेक्टर ज़िंदा नहीं होगा जिसने इन सब के साथ काम किया होगा। फिर हमारा सफ़र शुरू हुआ पंकज उधास जी के साथ, जगजीत सिंह जी के साथ, और उसके बाद लता जी के साथ। तो एक एक करके अगर मैं आपको बताऊंगा। जरूर। पहले पंकज उधास जी कितने सॉफ्ट और सौम्य हिंदी में, मुझे लगता है इसका कोई एक ऑल्टरनेट वर्ड भी नहीं है हमारे पास कि एकदम गज़ल एज अ जॉनर पूरा मर चुका था जी। MTV चैनल भी कोई बजाने को ही तैयार नहीं गज़ल जी। कि उनको बोल रहे हैं कि गज़ल इट इज़ आउटडेटेड। आजकल हमारा जो नया क्राउड है वो गज़ल सुनना नहीं चाहता है, उनको ये सुनना पसंद है, वो सुनना पसंद है, वो सारी किस्म की बातें होने लग रही थी जी। और हमारे जो पॉलीग्राम के जो हमारे, तो उन्होंने बोला कि, और हम खुद भी हम ये मान ही नहीं सकते थे कि पंकज उधास जी, जगजीत सिंह जी, इन लोगों को कोई कैसे, मतलब दे आर, हम सुन रहे हैं उनके ऑफिस में बैठ के गाने, दे आर लेजेंड्स, हाउ कैन दे नो। फिर राधिका जी और मैंने कहा नहीं, इनको अगर इनको
सिर्फ हमें सपोर्ट करना है वीडियो के हिसाब से और एक स्टोरी टेलिंग के हिसाब से कि वो समझ में आए। जी। तो हमारा पहला गाना पंकज दास जी के साथ में आहिस्ता कीजिए बातें धड़कने कोई सुन रहा होगा। वो भी एक लेजेंड है, वो भी कमाल का वीडियो, और ये बहुत चला था, बहुत ज्यादा। नो, इसके बाद इनफैक्ट पंकज जी का जो कॉन्सर्ट वो खोलते थे, उनका पहला गाना आहिस्ता कीजिए बातें होता था। बिल्कुल। फिर उनका हमने फिर वो इतना हिट हो गया कि फिर पंकज जी के सारे गाने, चांदी जैसा रंग है, आहिस्ता कीजिए बातें, इन सब के जो शूट करना और उनको बनाना, फिर हाथ में शराब है, फिर हाथ में शराब है, सब फिर हम लोगों ने किया था। तो पंकज जी का सारा कैटलॉग हमारा है उसके साथ। उनके साथ जुड़ी कोई बहुत प्यारी सी याद जो आप हमारे साथ बांटना चाहें, क्योंकि इतना सारा काम किया है तो तमाम चीजें होती होंगी, बहस होती होंगी, डिस्कशंस होती बहस। आपको कैसे पता चला बहस होती थी? आपने कुछ पढ़ा है जरूर से, ऐसे कैसे? आपने आशा जी के बारे में तो ये नहीं पूछा हमसे। आपको कैसे पता बहस हुई थी? एक्चुअली में बहस हुई थी क्योंकि पंकज जी सॉफ्ट, पंकज जी एकदम वो माने उनकी ब्यूटी, उनका वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन वाज पोएट्री एंड गालिब और वो सब का जो था। अब हम आ गए MTV जनरेशन के लोग, न्यू एज बातें कर रहे हैं, तो हमने जो उनका पहला विजुअलाइजेशन किया गाने का, वो हमने कहा पंकज जी आहिस्ता कीजिए बातें धड़कने कोई सुन रहा होगा, राज की बातें सुन लेगा कोई। हम लोगों ने सोचा है कि इसकी कहानी एक इंडियन गर्ल है और उसको एक ऑस्ट्रेलियन लड़के से प्यार हो जाता है, और वो रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और फर्स्ट मूव लव का इंडियन गर्ल करती है, ऑस्ट्रेलियन लड़का नहीं उसको आता है। तो पहली बार हाथ लड़की इंडियन गर्ल पकड़ती है उसका। अब उसकी जो बहस हुई उसकी, कि क्या ही बोलूँ मैं उसकी बहस का। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा ये चलेगा ही नहीं, आप तो मेरे गाने को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं सबसे, राधिका विनय, ये हो ही नहीं सकता। और चलो ठीक है, बट लड़की कैसे हाथ बढ़ा रही है लड़के की तरफ? हमने समीरा रेड्डी को उसमें इंट्रोड्यूस किया था, एक ऑस्ट्रेलिया। ऐसा हो ही नहीं सकता विनय एंड ऑल दैट। राधिका तुमने तो, और फिर मैं तो थोड़ा फिर भी सॉफ्ट हूँ जैसे, राधिका तो मतलब यही होगा पंकज जी, एंड यू हैव टू अग्री टू दिस, ये नहीं होगा तो ये गाना चलेगा नहीं, फ्लॉप हो जाएगा। इन्होंने ऐसा ओपनली बोल दिया। तो अब पंकज जी को मैंने बोला, पंकज जी आप समझिए, गिव अस अ चांस, कि रेस्ट इज़ हिस्ट्री। हमें याद है कि उसके बाद जब सक्सेस पार्टी में पंकज जी स्टेज पे आए थे, उन्होंने बोला वक्त आ गया है कि मुझे के न्यू लोगों के साथ उनके चलने का, और फिर आहिस्ता कीजिए, फिर उन्होंने बोला आज के बाद से मेरे सारे गाने राधिका और विनय करेंगे, तो फिर सारे हमने किए थे उसके बाद। वाह वाह वाह, ये सुनते हैं, पंकज जी को सुनते हैं जी। अब आगे की बात कीजिए। हम लोगों ने 3 लोगों की बातें की थी, पंकज जी, जगजीत जी। नहीं जगजीत जी नहीं, नहीं, 3 कौन से थे? नहीं हमने आशा जी किया है। नहीं, आशा जी की बात, अभी हम 3 चीजों की बात हाँ, कर रहे थे। पंकज जी, लता जी, लता जी, और क्या था? जगजीत जी। जगजीत जी। हाँ, तो अब लता जी बातें। इसके बाद अब आगे लता जी की बातें कीजिए। ओहो, लता जी की तो बात ही मत करो। उनकी मैंने आंख बंद करके उनकी आवाज़ सुने तो बस, उनका घर प्रभु कुंज में पहली बार उनके पास जाना, बिल्कुल। ओहो हो, वो पायल ऐसा लगता है पहनती जैसे थी, आप मंदिर में प्रवेश करें। पायल पहनती थी। उनके आने से पहले आपको उनकी छन 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 सुनाए। मुझे याद है पहली बार जब हम मिले थे प्रभु कुंज में, उन्होंने कहा नमस्ते विनय जी। मैंने कहा हम इतने सिंगर से मिल चुके हैं, मैं बोल रही हूँ, पर किसी की स्पीकिंग वॉइस, हाँ, स्पीकिंग वॉइस और सिंगिंग वॉइस बहुत अलग होती है। जी, बट लता जी की स्पीकिंग वॉइस ही हनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। हनी माने हनी, और simplicity। ओहो माने बस। तो व्हेन यू नो व्हेन समबडी स्पीकिंग वॉइस इज सो ब्यूटीफुल, सिंगिंग वॉइस तो हम क्या माने, पूरी दुनिया ही बस। इट वाज जस्ट द मोस्ट अमेजिंग थिंग। और हमारा उसमें उनके साथ जो सफ़र था ना जी, कहते हैं ना कि जब आप यंग होते हैं, और उनको हमारे जो मेंटर्स थे उन्होंने बोला कि इन सोल्जर्स को टेस्ट करो। बिल्कुल। इन सोल्जर्स को टेस्ट करो, तो उन्होंने हमको वो उसमें जंगे मैदान में फेंक दिया। अभी आप लता जी के साथ में एक भजन करेंगे, तो हमने कहा सर भजन, राधिका मैं भजन, बोले नहीं, आप इस सेंचुरी का सबसे बड़ा भजन बन रहा है, वो आप करेंगे। फिर हमने उसको करा कि हमने कहा अगर भजन को, फिर हमने कहा करते हैं। फिर वो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो हमने किया। फिर हमने कहा इसमें क्या कहानी बोलें
कि जिससे कि इसकी जो डिविनिटी है, इसकी जो पायसनेस है और ये जो गा रही हैं, जो खुद सरस्वती हैं, इनका किस तरह से हम वो करें। बट अगेन एक जद्दोजहद में थे, क्योंकि हम MTV, चैनल वी, इन सब के साथ, क्योंकि अगर प्ले नहीं होएगा, लोग देखेंगे नहीं, तो कैसे चलेगा। फिर हमने एक कहानी बनाई जो कि दो कजन सिस्टर्स, दो बहनों की कहानी, जिनमें से मयूरी कैंगो एंड किम शर्मा को हमने इंट्रोड्यूस किया था। वाह वाह वाह। हाँ हाँ जी, जो दो बहनों की कहानी थी, एक आउट ऑफ कंट्री से आती है और एक गांव की लड़की है, एंड फिर उन दोनों का क्या होता है, एंड वो तो संस्कारों में किस तरह से ये, जब ये आवाज़ और ये जो शब्द हैं, ये एक लड़की दूसरे छोड़ के चली गई थी देश, और एक लड़की देश में रह गई थी, और फिर उनका कैसे ये वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इन शब्दों का क्या इम्पैक्ट होगा आज के यूथ पे, आज के जो यंगस्टर्स हैं उस पे, ये वो उस कहानी में हम लेके आए थे। और वही हम कभी हम आगे बात करेंगे हमारी नई पिक्चर सरम तेरी कसम की, जब तो हमें उस वक़्त से जब हम लता जी से मिले ना, और उनके साथ हमने जब इंटरेक्ट किया, तो हमको समझ में आया, और ये गाना जब हम लाए, कि जो यूथ है इंडिया का, वो एक्चुअली में संस्कारों में और हमारे जो ट्रेडिशन में, उसमें ही बंधा हुआ है। एंड लता उसी जी में है। इतनी हैप्पी थी क्योंकि वो उस साल का नंबर 1 गाना था बिल्कुल, यूथ में, बिल्कुल। भजन, एंड वो उस गाने से बहुत जुड़ी हुई थी क्योंकि वो उनके ब्रदर ने कंपोज किया था, जी, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने कंपोज किया था। तो उनका वो बहुत अप्रीहेंसिव थी कि उसको जो एक पूरा एक न्यू एज फील देके हमने किया था। तो एंड जब वो माने वो साल, तो जो कहते हैं ना, सेल्स टीम फोन करके बोलती थी आग लग गई है सर मार्केट, वाह, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। तो दैट इमेज, दैट विजुअलाइजेशन, हर वॉइस तो इज, मैंने वो तो गॉडेस ही हैं। और लता जी के साथ हमारा एज डायरेक्टर्स करियर रहा है, उसमें 3 जगह है। और इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूज़िक, सिर्फ राधिका जी और मैं ही हैं जिन्होंने वो गाना बनाया है जो अब कोई नहीं हो सकता, इसके बाद और इसके पहले कभी नहीं हुआ। लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी और जगजीत सिंह जी, ये तीनों ने एक गाना जो मिल के गाया है, वो हमने ही बनाया। आदेश श्रीवास्तव जी की म्यूजिक, वो है कहीं कहीं से हर चेहरा तुमसा जब लगता कहता है तुमको भूल ना उसमें पाएंगे। तीनों ने गाना गाया। एंड ये एक है, और हम कह सकते हैं कि हम ब्लेस्ड हैं भगवान की वजह से कि हमने इन तीनों के साथ में ये गाना गवाया और ये रिलीज किया। कहीं कहीं से हर चेहरा तुमसा लगता है। नेताजी, वाह, नेताजी की राइटिंग, क्या बात है। मैंने हर जगह में वो एक कमाल का गाना था। वाह, और ये कॉम्बिनेशन तो देखिए क्या ओहो, कमाल है। हो ही नहीं सकता, हुआ नहीं और होगा नहीं, क्योंकि अब तो है कैसे नहीं। शूट किया ये आपने इन तीनों के साथ? सर इसके लिए तो एक सेपरेट अपन सेगमेंट करेंगे। अच्छा, इतनी लंबी ये कहानी, इतना नहीं। ज़्यादा हो सब जाएगा, कुछ बता दीजिए ये फिलहाल। ज़्यादा नहीं, इसका हम बोलेंगे हमारी जो फाइनल ब्लेसिंग्स थी, जी, वो जब लता जी ने अग्री किया कि हमारी फर्स्ट पिक्चर थी हाँ हाँ लकी सलमान खान के साथ में, हाँ, और हमने कहा ये पिक्चर का साउंड ट्रैक इनकम्प्लीट है अगर इसमें हमारे को लता जी की ब्लेसिंग्स नहीं मिली। यस, लता जी ने गाने बंद कर दिए थे। तब हम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे थे एक कंपोज़र कॉल अदनान सामी को। अदनान सामी की पहली पिक्चर एज अ कंपोज़र, और हमने राधिका जी और हमने कहा इसमें तो ब्लेसिंग्स हमें चाहिए ही चाहिए लता जी की। लता जी ने गाना बंद कर दिया था उस वक्त, आई थिंक मोहब्बतें का एक लास्ट गाना गाया था उन्होंने, और मैं और राधिका गए फिर लता जी के वहाँ पे। फिर रेस्ट क्या कहें, जो बड़े लोग होते हैं, जो सरस्वती का खूब अवतार होती हैं खुद ही, उन्होंने अब क्या ही बोलें जब कोई यंगस्टर्स कोई लेके जाए। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, गाना भिजवा दो, मैं रिहर्सल करूँगी। बड़प्पन देखिए सर, रिहर्सल करूँगी, प्रैक्टिस करके मैं आऊँगी। एंड उसके बाद वो 5 दिन बाद फ़ोन आता है कि अपने कंपोज़र को बोलो कि मुझसे बात कर ले अभी। तो वो रेडी हो गई थी, तो उन्होंने फिर हमने अदनान को बोला कि भाई तुम बात कर ले लता जी के साथ में, और उनको सब नोट्स वगैरह सब एक्सप्लेन कर दें। और प्रभु कुंज से अंधेरी आई, और
उन्होंने गाया गाना वो, और मैं और राधिका जी, गाने की रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई, हमने रफ कट लिया, और मैं अभी तक याद है हम लोग गाड़ी में जा रहे थे एंड वी बोथ वर क्राइंग लिसनिंग टू दैट सॉन्ग के क्या था वो गाना हमारा? लकी का लास्ट गाना था ना, एक अजनबी सा एहसास दिल को सताए, एक अजनबी सा, शायद यही तो प्यार ये है शायद मैंने ये। लता जी कह रही हैं शायद यही तो क्या प्यार है। एक्सप्रेशन है। और वो मतलब राधिका जी और मैं शूट कर रहे थे ऑन अ 19-year-old गर्ल उस वक्त, यू नो, एंड जब वो कह रही थी ना, नजरें झुका के पहरे लगा दे दिल पे, कितना और दिल आप की नोट कोई- सुनिए वो बिल्कुल, क्या मुझे गाते याद है। हैं। ओ शानदार एल्बम था, उसमें सुन जरा बहुत सारे गाने थे। पर दिल की कोई ना मान, और ये 19 साल की लड़की के लिए उसकी फीलिंग, उसके एक्सप्रेशंस लाना, मतलब राधिका ना वो क्राइंग ऑल द वे ड्राइविंग स्टूडियो से घर, वो गाना हम लोग सुनते हुए। एंड मैंने लता जी का, जैसे मैंने कहा उनके साथ की तो एक हमारा एक फुल एपिसोड ही होना चाहिए, वो तो सरस्वती हैं, पर वही उनका कमाल की चीजें आप लोगों ने डिस्कस की कि कैसे एक से बढ़ के एक लेजेंड्स के वीडियोस आप बनाते चले गए, और आपने हिंदुस्तान में क्रांति लाई जिसको जितनी शाबाशी मिली उतनी गालियां भी पड़ी रिमिक्स की। आज इतने सालों के बाद, जबकि पुराने गानों को नई पोशाक पहना के फिल्मों में लाया जा रहा है, यानी आपने किन्ना सोना बनाया था, फिर इन्ना सोना करके फिल्म में आ गया, बहुत सारे पुराने गाने, गजब का है दिन, और हम क्यों अलग अलग गानों का जिक्र करें, पर नए कपड़े पहन के गाने चले आ रहे हैं फिल्मों में। आप क्या महसूस करते हैं कि रीमिक्स ने इंडियन म्यूजिक सिनेरियो को क्या दिया है और उसका क्या योगदान है? इस वक्त हम जहाँ खड़े हुए हैं ना, हमारी जो जर्नी रही है ना, जैसे हमने कहा, आई डोंट थिंक कोई म्यूजिशियन ने, इतने बड़े बड़े लिरिक राइटर्स आज के, या इन्होंने, किसी ने इस वक्त इंटरेक्ट किया हो, नुसरत फ़तेह अली खान जी, जगजीत सिंह, आशा भोसले, पंकज उदास, दलेर मेहंदी, फाल्गुनी पाठक, ये पूरी जो जर्नी की है ना, हमने इन म्यूजिशियन से इंटरेक्ट किया है, तो ये हमारे लिए एक्चुअली ये गुरुकुल हो गया। ये जो हमारा सफ़र था, ये एक्चुअली में हम तो छोटे से ही थे, हम तो 21 साल के आए हुए थे वहाँ पे, तो हमने जो अपनी सफ़र किया और हमने जो कुछ सीखा, वो सब इन्हीं लोगों से सीखा ऑन द शॉप फ्लोर पे जाके, यू नो। तो रीमिक्स उस जर्नी का एक हिस्सा था, बट प्रॉब्लम आजकल के कंपोजर्स में और आजकल के उसमें क्या हो रही है कि कुछ लोग बोल देते हैं कि म्यूज़िक की, एक्चुअली यार म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली यार हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ये सब क्या हो रहा है ना, वो म्यूज़िक की सोल तक जा ही नहीं रहे हैं, ना लिखाई में जा पा रहे हैं, ना वो उसमें जा पा रहे हैं, कंपोजिशंस में, यू नो। और वहीं पे प्रॉब्लम आ रही है सारी की सारी। रेफरेंस दे रहे हैं आप गानों की, बट हमें गुलजार साहब के साथ उस दिन बैठे हुए थे, यू नो, तो हम लोग गुलजार साहब के साथ डिस्कशन कर रहे थे, और गुलजार साहब ने कहा, यू नो व्हाट, प्रॉब्लम ये हो गई है कि आप मुझे ये बता रहे हैं ऐसा गाना बना दे, वैसा गाना बना दे, वो कर दे, ये कर दे, आप कंपोजर्स को ये ब्रीफ दे रहे हैं, लिरिक राइटर्स को ये ब्रीफ दे रहे हैं, बट आप ये तो बोल नहीं रहे हैं कभी भी आंख बंद करके कि मुझे ये चाहिए, यू नो, मुझे ये चाहिए। तो और वही गुलजार साहब ने हमको बोला कि प्रॉब्लम ये हो गई है कि किसी के पास अब फुर्सत ही नहीं है, कोई फुर्सत में बैठ के ये सोचता ही नहीं है कि इस गाने में, इसमें मुझे क्या फीलिंग आ रही है, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ये किसी को पता ही नहीं, और कुछ कर ही नहीं रहा, और अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हैं इसमें। तो वो बड़ी एक प्रॉब्लम हुई। ये ऐसा गाना बना दे, वो वैसा गाना बना दे, ये इंग्लिश की रिफ है, ये कोरियन गाना है, ये उधर से, इस तरह से तो गाने नहीं बनते ना। नहीं बनते। गुलजार साहब का जिक्र हुआ, उनके साथ कोई वीडियो किए हैं तो उसकी बातें भी की जाए। नहीं, उनके गुलजार साथ साहब के साथ एक्चुअली होते हम, माने वही एक हमारी वो एक ही हमारी अधूरी दुकड़ी दास्तां है, वो अधूरी दास्तां, वो अधूरी दास्तां है, क्योंकि वो हम लोग की सिटिंग उनके हो साथ गई, मुलाकातें बड़ी होती हैं, पर हमने की नहीं उनकी। और म्यूजिक सिटिंग भी हो गई, लिरिक्स भी लिख दिए, बट कहते हैं ना कि कहा गाना कौन सा था? एक हमारा एक प्रोजेक्ट है, शायद हम करेंगे उसको। कहते हैं ना कि राधिका जी हमेशा कहती हैं कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, हम लोग, जैसे वो माइकल एंजेलो थे, ये थे, जो भी थे, उन लोग वो हमेशा पैसे वालों पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि पैसे वाले नहीं होंगे, राजा नहीं होगा, तो उसमें पे उसके नवरत्न क्या ही बनाएंगे, राजा तो चाहिए साथ में। बिल्कुल। तो जैसे
तो राजा जी कभी कभी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं बंद करो ये प्रोजेक्ट, तो फिर वो नहीं होता है। कोई बात तो नहीं, हमारे तो साथ अधूरी हमारी अधूरी दास्तां वही है बस, गुलजार जी और हमारी ये बेस्ट विशेस हैं कि वो दास्तां पूरी हो। पूरी हो जाए। yes, yes. करेक्ट। अच्छा, ये सारे वीडियोस आप बना रहे थे, थोड़ी देर अभी इन्हीं वीडियोस पर रुकते हैं, फिर फिल्मों की तरफ आते हैं। जो सबसे ज़्यादा चलने वाले वीडियोस रहे हैं उनका जिक्र भी हमने किया, लेकिन जो एकदम कल्ट का स्टेटस बन गए हैं कई पीढ़ियों में, उनमें कांटा लगा और कलियों का चमन है, उनके बारे में बात कीजिए। आप हमें सवाल तो कीजिए, क्या जानना क्या चाहते हैं उसके मैं बारे में? ये मतलब कैसे वो कंसेप्ट आए थे, और वो भी सारी फेरी टेल वाला ही सारा मामला है, लेकिन वो विजुअल्स और उन गानों को चुना कैसे, फिर हाँ, कैरेक्टर्स मैं कैसे आप- चुने, और ये बात सारी किस तरह से आई कि अभी हम जो लोग बच्चे आजकल, मुझे लगता है कि उस जमाने में बच्चे रहे होंगे, टीनेज रहे होंगे, उनकी भी एक मेमोरी है वो। यस यस है। हमारा एक गाना आया था, एक हमने इस जर्नी में पता है क्या किया है, एक पॉइंट के बाद में हमने वीडियोस तो बनाते थे, फिर हमने गाने बनाने भी शुरू कर दिए थे पॉप के। और उस गानों में पहला गाना हम लोगों ने बनवाया था, वो उसका नाम था याद पिया की आने लगी। ओह, तो मैं स्टूडियो से गाना बनवा के निकला और मैं राधिका जी के पास आया। मैंने कहा राधिका जी ये गाना है, आप सुनो, ये अच्छा है। हाँ, तो मैंने कहा, हमने उस वक्त मैंने सीडी लगाई, राधिका जी को मैंने सुनाई। मैं कहा राधिका यार, ये गाना है याद पिया की आने लगी भीगी भीगी रातों में, तो ज़रा आप सुनो। तो बाकी का वो खुद ही बता देंगे उनमें तो क्या। मेरे को उन्होंने सुनाया, एक्चुअली इनका वन ऑफ इनका फेवरेट, प्रॉबेबली ऑल टाइम फेवरेट गाना है भीगी भीगी रातों में। अरे वाह वाह। वो तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भीगी भीगी रातों का कोई गाना होता है तो विनय जी को बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे ये गाना सुनाया कि एक सिंगर है फाल्गुनी पाठक, एंड ये गाना तुम सुना, हमने बनाया है। तो मैंने सुना याद पिया की आने लगी है भीगी भीगी रातों में। मैंने कहा विनय ये क्या लड़की है, याद पिया की आने लगी, मुझे नहीं अच्छी लगती है ऐसे, मैं किसी लड़के को ऐसे बातें नहीं करूँ। तो हम वर्ली सीफेस पे चलाए थे गाना। विनय ने कहा पर मुझे ऐसी कोई लड़की मिल जाए जो मुझे बोले याद पिया की आने लगी है, अभी मुझे तो ऐसी लड़की बड़ी अच्छी लगेगी यार, करते हैं ये गाना। तो मैंने कहा मुझे नहीं अच्छी लगेगी, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे अच्छी लगेगी, इस बार मेरी सुन ले यार, ये गाना सुपर हिट है, ये थॉट बड़ा अच्छा है, बड़ा क्यूट है, मुझे ऐसी कोई लड़की बोले तो मुझे लड़की पे माने दिल आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी वीटो पावर, कर लेते हैं ये गाना। और फिर हम दोनों ने बैठ के वो कंसीव किया कि ये 4 लड़कियां टॉवल पहन के याद पिया की आने लगी कैसे करेंगे, और फिर बन ठन के जाएंगी डांडिया में, और वहाँ उनका जो भी होगा। तो वो तो फिर आइकॉनिक गाना था, जो 4 दोस्त टॉवल पहन के वो गाना गाते हैं। एंड फिर फाल्गुनी जी की तो पूरी करियर ग्राफ ही चेंज हो गई। तो वहाँ से हमारा जो एक बट वो गाना बनता नहीं उस दिन, अगर मैंने विनय जी की बात सुनी नहीं होती है। इसका मतलब ये है हाँ, कि बस दूसरे की बात सुनते हुए चलना चाहिए। हाँ, वो गाना वहीं खत्म हो जाता, तो वो हमसे बनता ही बहुत, नहीं। बहुत सारी बात लोग पूछते हैं, आप लोग की पार्टनरशिप में कभी झगड़े नहीं होते? मैंने कहा नहीं होते, क्योंकि हम लोग ये भी सुन लेते हैं बात एक दूसरे की। तो वो जो याद पिया की, अब आगे की बात बताइए। अब ये हो गया था कि हमारा जो सफ़र था विद द लेजेंड्स, वो एक मुकाम तक पहुंच गया था। सारे लेजेंड्स दे वर डूइंग फैंटास्टिकली वेल, बहुत अच्छा कर रहे थे टीवी पे। फिर गुलाम अली जी के साथ, जगजीत सिंह, आबिदा परवीन, मेहंदी हुसैन, मतलब सबके साथ हम लोगों ने काम कर लिया। फिर हमने कहा अब क्या, फिर हम लोग तब तक हम लोगों ने जो भी हमारी शिक्षा थी वो लगा हमें पूर्ण हो गई है, तो हमने कहा कुछ अब गाने हम लोग फिर ऑडियो में भी आ गए। तो वीडियो ऑडियो हम लोग दोनों साथ साथ में करने लग गए। फिर ऑडियो में फिर हमने फिर हम लोग फिर हमने कहा अब सिंगर्स लॉन्च करते हैं, नए सिंगरों को लेते हैं। और उसका सफ़र शुरू हुआ फाल्गुनी पाठक से। फाल्गुनी पाठक ये डांडिया वगैरह गाती रहती थी, जो भी करती थी यहाँ पे गोरेगांव में। तो उनका फर्स्ट एज अ सिंगर ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म, फिर हमने उनको लिया, फिर उनके साथ याद पिया की आने लगी, फिर उनके साथ फिर वो जो याद पिया की आने लगी, मैंने पायलें छनकाई, और जो भी सारे के सारे वो सावन में वो सारा। और इसमें फिर हम लोगों ने एक वो किया कि क्या हो रहा था कि हमारे तो अब हम कॉम्पीट करने लग गए, वीडियोस हमारे बहुत हिट होने लग गए, हम कम्पीट करने लग गए फिल्मों के गानों से। ऑलमोस्ट हमारे गाने इतने बड़े बड़े हिट होने लगे कि फिल्मों के गाने भी हमारे सामने थोड़े थोड़े पीछे आने लग गए। तो हमने कहा, और हमारे सिंगर्स का क्या है,
थोड़ी सी हमारे बॉम्बे, हमारे इंडिया के सिंगर्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या तो हमारे भगवान ऐसे करते हैं जिनकी आवाज़ें अच्छी होती हैं वो मूवी स्टार्स नहीं लगते हैं। तो एक आज सलमान खान, शाहरुख खान, अब इनकी आवाज़ें किशोर कुमार जी हैं, अच्छी हैं बट फिर भी, पर वो लुक्स और उसका, जैसे अब बाहर क्या होता है, जस्टिन बीबर है या सेलिना गोमस है, वो उतने ही होते जैसे मूवी स्टार्स होते हैं उनके सिंगिंग स्टार्स। हमारे यहाँ वो थोड़ा सा डाइकेटमी है, वॉट एवर रीज़न की वजह से। शायद हमारे, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, शायद हमारे न्यू लॉट ऑफ सिंगर्स के लिए बोलता हूँ, पुराने लेजेंड्स तो खैर हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, अपने मेंटेन करें तो थोड़ा सा वो हो जाएगा वाला, तो उनको भी। फिर यहाँ से सफ़र शुरू हुआ न्यू सिंगर्स को लॉन्च करने का, जिसमें हम ऑडियो भी हम लोग बनाने लग गए, वीडियोस भी तो चल ही रहे थे हमारे। और फिर हो गया शुरू सफ़र खाली म्यूज़िक वीडियोस विदाउट एक्टर्स, सिंगर्स फीचरिंग इन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिंगर्स नहीं हो रहे थे, सिर्फ हम मॉडल्स पे, ये चलन एक्टर्स बदल गया था। हाँ, हाँ, तब ये सारी चीजें आई। तब ये सारी चीज़ें आई। और अब आपका जो इतने बार, आप 3 बार पूछ चुके हैं सवाल, कांटा लगा कांटा कर लो, लगा। और कांटा लगा कर लो, अब वो कांटा लगा के गाने बता ही देते यहाँ हैं तक क्या। आइए वो अब से पहले क्या है? कलियों का चमन आया था, फिर कांटा लगाया था। ये इतना ज्यादा कि हम लोग देख देख के थक गए थे। तो देखिए हमारे इंजीनियर्स भी हंस रहे हैं इस बात पर। जी जी नहीं, जी। फिर हमने जो रीमिक्स का शुरू किया ना, जी। जैसे हमने कहा हम फिर गाने भी बनाने शुरू कर दिए थे, तो कुछ हम याद पिया कि मैंने पाया ले छनकाई टाइप सुंदर सुंदर गाने, फिर कुछ इस टाइप के गाने। एक्चुअली कलियों का चमन का बहुत एक अच्छा था, क्योंकि हाँ, जब कलियों का चमन हमारे पास आया था तो उतना ही आया था रिफ, कलियों का चमन कब बनता है, उसके बाद का किसी को कुछ पता नहीं था। नहीं, ये गाना ओरिजिनली भी उतना बड़ा नहीं था जितना नहीं नहीं, बड़ा आप remix सुनिए, है। तो वो अरुणा जी की कोई पुरानी फिल्म थी, तो वो रिफ विनय जी को बड़ी अच्छी लगी थी, कलियों का चमन जब बनता है तो सुन। उसके बाद कुछ था नहीं, गाना बिल्कुल अलग था ओरिजिनल, कौन सी फिल्म भी थी हमें पता नहीं था। नहीं, ये तो कुछ डीजे क्विक करके एक डीजे हुआ करता था अमेरिका में, तो उसने अपने घर में बैठ के कुछ इतना सही सुना और हमको रिफ भेजी उसने, अच्छा। तो उस रिफ में यही आया, सिर्फ इतना ही कलियों का आया, चमन। कलियों का चमन जब बनता है। हाँ, 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 हाँ। तो विनय जी ने कहा पर इसका तो हमें पूरा गाना बनाना पड़ेगा। तो फिर हम लोग बैठे और हमने देव कोहली जी को बुलाया, हम्म। और देव साहब आए हमारे पास और उन्होंने फिर पूरा गाना कंप्लीट किया, पिरोया देव साहब ने। वो अमेजिंग है आमिर, बहुत लोग बात नहीं करते हैं, बट देव कोहली जी जीनियस थे। मैंने प्यार किया कि गाने भी लिखे। जी हाँ, जी मैंने जी प्यार जी, किया गाने। जीनियस माने, एंड घर जाना नहीं। हम्म। एक तो वो सरदार, वो इतने सेंटली फेस उनका, यस। वो माने दिखते और मुंह माने खुलता था तो इतनी शांत आवाज़। विनय जी और मेरे कैबिन में आए और हमने कहा देव साहब बस इतना ही है कलियों का चमन, उसके बाद पूरा गाना जोड़ना पड़े। हमारे ढूंढाई शुरू हुई थी, रीमिक्स है सर, पुराना गाना किसी को पता ही नहीं इंडस्ट्री में ये गाना कौन सा है, ज्योति कलियों का। फिल्म थी। हाँ, वो तो बाद में पता वो चल तो गया, बाद में जब बाद ये- में पता चल गया सबको। तो फिर देव साहब से गाना लिखवाया हमने ये, और उसका फिर हुआ, फिर उसका वीडियो बनाने के लिए ऑडिशन शुरू हो गए हमारे यहाँ पे। तो फिर ऑडिशन का भी, अब आपको ये कलियों का चमन का एक ये अच्छा बहुत बड़ा incident- सीक्रेट है। ये कहानी है। ये कहानी है। तो हमारे ऑफिस में ऑडिशंस हुए एंड 2 लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया था कलियों का चमन के लिए। जी। एक थी मेघना नायडू जी और एक थी कटरीना कैफ। अरे बाप रे। हाँ, दोनों की ऑडिशन आई हमारे पास, और कटरीना ने कोई फिल्म तब तक की नहीं थी, ऑडिशन आई थी और पूरी ऑफिस पगला कटरीना को देख के। माने वो कमाल की सुंदर, माने वो रूम के अंदर आए तो माने ऐसे लगे कोई अप्सरा आ गए, वो अभी भी बहुत सुंदर है। और मेघना जो सुंदर थी, बट कटरीना विनय जी और मैं देखे दोनों ऑडिशंस, खत्म हुआ, हमने कहा मेघना को लेते हैं। हमारे ऑफिस में मातम, बोला कोई है ही नहीं लड़की कटरीना से ज्यादा सुंदर, सब असिस्टेंट्स। ये सर मैम आप ये डिसीजन कैसे ले सकते हो? हाँ। तो हमने कहा मानते हैं कि शायद 10 सालों में ने हमने इतनी सुंदर लड़की कभी देखी नहीं, बट कलियों का चमन की जो स्लॉटिंग है, जो वीडियो बनेगा वो उन लोगों के लिए बनेगा जो 2 पेग डाउन होके सुरूर में वो गाना देखना चाहते हैं। कटरीना कैफ को दुल्हन के बेस में
आप घर लाना चाहोगे, कटरीना कैफ को 2 पैक डाउन होके जरूर में नहीं देखना चाहोगे। तो हमने कहा यस आई एग्री, शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस वी सीन, बट उनके लिए एक अलग टाइप ऑफ गाना देना पड़ेगा, एंड जो जिनको सूट करता है वो उनके साथ हमें करना चाहिए। इसीलिए हमने मेघना जी के साथ वो गाना किया, क्योंकि वो उनकी वाइब अलग थी, वो ज़्यादा सेंशुअल थी। कटरीना जी बहुत माने एक अलग टाइप ऑफ ब्यूटी थी उनमें एक अलग टाइप ऑफ, तो इसीलिए हमने कटरीना को ना लेके हमने मेघना जी के साथ वो गाना किया था। वाह, तो ये कहानियाँ हैं। बहुत मतलब वो तो एक जर्नी होती है, कोई भी कहानी बना, कोई भी गाना बनता है तो उसकी जर्नी। उसके पहले भी एक हमने गाना किया था रिमिक्स कॉल तू है वही। हाँ, उसमें वो भी बहुत चला था। यस, 3 three girls. फोन कॉल। या सेक्स फोन कॉल का था, पता नहीं मैं विविध भारती पे सब बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, बट जो भी है काट दीजिए आप उसको। उसमें हमको जब वो गाना इतना बड़ा हिट हो गया तो आप बिलीव नहीं करोगे, हमको ऋषि जी ने फोन करके बहुत डांट लगाई। अरे बाप रे। ऋषि जी तो माने किंग कॉन्ग, क्योंकि उनकी फिल्म का गाना था जी। तो उन्होंने हमें फोन किया ऐसे, विनय राधिका एक तो तुमने मेरा गाना बनाया, उसके ऊपर तुमने ये किया हमारे गाने से, बट उन्होंने कहा बट मैं मानता हूँ कि ये सुंदर बना है, न्यू एज है, एंड इस गाने ने माने जो भूल गए लोग यंगस्टर्स, इस गाने ने पूरी। हम लोग क्या था, राधिका और मैं उस वक्त एक फेज में थे कि वो फाल्गुनी की जो फेज चल रही थी ना, क्यूट गाने, क्यूट ये वो, तो एक क्रिएटिव का और एक डायरेक्टर का एक फेज आता है ना कि हम तो वी थॉट विल डू समथिंग सेंशुअल। तो ये जो ये हमारा वो फेज था 4 गानों का, ये सेंशुअलिटी का फेज। कलियों का चमन, बहुत गालियां पड़ी थी। नहीं सर, तो उस दिन हम लोग एक बार क्या होता, राधिका और मैं रोड पे जा रहे थे, तो वहाँ पे उस वक्त पे होर्डिंग्स लगते थे कि इस नंबर पे कॉल करो तो लड़कियाँ बात करेंगी आपसे, ऐसे करके बीच में चल पड़ा था। तो मैं राधिका बोले यार ये तो अच्छा है यार, इसमें अगर ऐसा है तो सपोजिंग इस कॉन्सेप्ट पे अपन कुछ बनाएं। तो हम लोगों ने फिर वो 3 लड़कियों के साथ में हमने कहा कि यार अगर ये इसमें अगर वहाँ से लड़की बोले अकेले हो दोस्ती करोगे तो मतलब लोग तो पागल हो जाएंगे उसके पे क्या बोलेगा, तो और उसको तो फिर हमने कहा उन लड़कियों को फेस देते हैं हम लोग कि वो कैसी होंगी। बट अगर आप हमारे गाने देखोगे, सेंशुअलिटी यस हमारी इंटेंट सेंशुअलिटी की थी, उसमें कोई 2 राय नहीं है, पर हम लोग हमेशा सभ्यता के दायरे में करते हैं, लोग रियलाइज नहीं करते हैं। अगर आप शॉट बाय शॉट देखोगे तो कोई लड़का कोई लड़की से मुलाकात तक नहीं करता है, कोई छूना नहीं, कोई कपड़े उतारना नहीं, तो आइडिया सेंशुअलिटी की होती है, पर जो हम लोग शूट करते हैं विजुअली उसमें हम लोग कोई अश्लीलता या कुछ नहीं लाते हैं, उसमें एक जो कहते हैं एक आर्टिस्टिक स्पेस होता है, एंड लोग रियलाइज नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे गाने इतने चलते हैं, क्योंकि सेंशुअलिटी भी जीवन का उतना ही इम्पोर्टेंट और अहम हिस्सा होता है जितने हमारे विवाह में जो हम लोग बंधन में पड़ते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, और सेंशुअलिटी वो भी रस होता है जिंदगी का। वो रस निकाल दो और कहो नहीं जिंदगी में हम लोग सिर्फ एक तरीके से जिएंगे, वो नहीं, हर प्रकार का रस हमको ऊपर वाले ने दिया हुआ है कि हम लोग हर चीज एंजॉय करें, एंड सेंशुअलिटी इज अ पार्ट ऑफ इट, विच इज व्हाई इंडियन हिस्ट्री हैज गॉट कामा सूत्रा एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट उसको एक क्लास में एक तरीके में करो जहां आप परिवार वालों के साथ आप देख सको। सो थॉट सेंशुअलिटी का है, एंड क्योंकि हाँ जो हम लोग अपने इंडियन हेरिटेज से ही निकालते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई वेस्टर्नाइज, हम दोनों है नहीं उस तो वो भी एक रस है, और उस रस को भी हम एज आर्टिस्ट उसको हम लोग एनकैप्सुलेट करें, तो वो हमारा वो फेज था वो रस दिखाने का। पर अगर आप कलियों का चमन देखो, या आप कहीं आपने लड़का देखा है कलियों का चमन? नहीं भाई, विनय जी और राधिका जी ये वीडियोस तो सब चल रहे थे, लेकिन कहीं कोई एक पिक्चर का ख्वाब भी रहा होगा जो लकी नो टाइम फॉर लव तक पहुंचा। बस वो कलियों का चमन जो था वो हमारा आखिरी गाना था जो हमने, उसके बाद हमने कहा वो जो अपने सफ़र होता है ना एक म्यूजिक एक क्रिएटिव का, हमारी शुरुआत हुई नुसरत फ़तेह अली खान जी के साथ, फिर लेजेंड्स सारे हमारे, उनके साथ हमारी जो कह सकते हैं म्यूज़िकल शिक्षा पूरी हुई, लिरिक्स राइटिंग, फिर हमने गाने बनाने चालू कर दिए, वीडियोस बनाने चालू कर दिए, रीमिक्स अगर जॉनर इंट्रोड्यूस किया हमने इस कंट्री में। अब इसके बाद हमने कहा अब जो सफ़र आ चुका है, अब नया कुछ, तो हमने एक पिक्चर, एक हम लेट्स टेक इट टू अ लार्जर स्क्रीन, प्लेबैक सिंगिंग में और उसमें।
तो हमने हमारे सेम पॉलीग्राम के लोगों से बोला भाई हमें एक पिक्चर बनानी है। जी। तो उन्होंने कहा भाई हम तो पिक्चर नहीं बनाएंगे। तो हमने कहा फिर हम फिर चलते हैं। फिर हमने पॉलीग्राम के वहाँ पे हमारा लास्ट गाना था, तब तक वो यूनिवर्सल म्यूज़िक हो चुकी थी जी जी। जो आजकल है, हमारा कलियों का चमन लास्ट गाना था। उसके बाद फिर हम लोग निकले। फिर जैसे कि होता है जब तक आप कंपनियों में होते हैं तो वहाँ कंपनी की गाड़ी, फ़ोन, ये सब तामझाम होता है। जैसे आप कंपनी छोड़ देते हैं तो वो गाड़ी भी चली जाती है, सब चली जाती है, और आप और आपकी स्क्रिप्ट और आपका गाने। तो मैं और राधिका जी हमारी स्क्रिप्ट और हमारे गाने, हमारी गाड़ी ले ली कंपनी ने, हमारा सामान ले लिया हमने। तो पापा की गाड़ी में बैठ हम के लोग अपनी मन्नू भाई मोटर चली टम 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 पे, हम लोग रोड पे आ गए। पर हमने कहा कुछ भी हो जाए नया स्ट्रगल शुरू हम जी। पिक्चर करेंगे। हमने कहा अभी ये एज अ क्रिएटिवली वी वांटेड टू ग्रो फर्दर एंड इट वाज, हमारी एक सफ़र ख़त्म हो चुका था। तो हम निकले, हमने इधर उधर ये वो लटरम पटरम सारा का सारा। फिर हमने जो भी हमारे दोस्त थे हमने फिर सोहेल खान को फ़ोन किया कि भाई सोहेल हमारे पास एक स्क्रिप्ट है और कुछ सुनोगे क्या? तो बोले हाँ सुनेंगे ना, क्यों नहीं, आजा ब्रदर। वो यू नो तो खान ब्रदर्स तो दिलदार हैं एकदम सारे के सारे, घर आजा भाई घर आजा, सुनते हैं। तो हम गैलेक्सी अपार्टमेंट गए, अपना वही डब्बा लेके गानों का 2 in 1 और एक हाथ में स्क्रिप्ट और मैं और राधिका जी फर्स्ट फ्लोर पे है जहाँ सलीम अंकल रहते हैं, हाँ, ऊपर। बिल्कुल हम वहाँ पहुँचे हैं। हाँ ऊपर ऊपर। हाँ तो हम वहाँ नीचे गए, वहाँ पे तो हम एंट्री किए। वहाँ पे जैसे राधिका जी ने कहा अपने पापा की गाड़ी बाहर रोक के अपने हाथ में लेके सब घुसे। हम नीचे गए तो नीचे सलमान मिल गए। हाँ क्योंकि वो नीचे नीचे होते हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर उनका है, फर्स्ट और फ्लोर ऊपर सलीम अंकल का है। तो सलमान मिल गए नीचे। तो राधिका मैंने तुम लोग यहाँ क्या करो? तो हम लोग खुश हो गए, इतना बड़ा सुपरस्टार हमको जानता है। तो हमने कहा हेलो सलमान है वो। तो कम इन। तो हमने कहा हम तो सोहेल को गाने स्क्रिप्ट सुना, तुम अंदर आ जाओ। हमको अंदर ले गए, वो सलमान अंदर लेके गए और वो बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन राधिका, कॉन्ग्रेचुलेशन विनय, आई एम डूइंग योर फिल्म। तो हमने कहा हाँ अभी तो सुनी नहीं अभी सुनी नहीं है सलमान ने। बट वही कहते हैं ना कि एक जो रियल क्रिएटिव होता है ना, सी आज 30 साल बादशाह का इंसान है वो। 30 साल का सुपरस्टारडम, 30 साल का करियर, सुनने सुनाने से तो वो होता है ना 200 लोग 200 स्क्रिप्टें सुनते हैं तो सभी फ्लॉप। एक बंदा जो 30 साल से 35 साल से नंबर 1 पे खड़ा हुआ है और सुपर फिल्म, उनका एक असेसमेंट होता है टुवर्ड, नहीं मैं तुम लोगों का काम फॉलो करता हूँ, वो हमारा काम फॉलो करते थे। एंड देन फिर आई लाइक योर वर्क अ लॉट, वाह। आई एम डूइंग योर फिल्म, नाउ सिट और स्क्रिप्ट सुनाओ। तो वहीं नीचे सुनाई फिर। वहीं नीचे सुनाई और पहले कॉन्ग्रेचुलेसन पे ओके तो पहले ही कर दी। तो इससे पहले हम घर पहुंचे, सोहेल का फ़ोन आया तुम्हारा एड्रेस दो यार, कहाँ हो तुम? हमने कहा हम तो वहाँ रहते हैं। अच्छा ठीक है ओके बाय। हम बिफोर घर पहुंचे वहाँ पे हमारे पे साइनिंग अमाउंट के चेक्स भी पहुँच गए थे। तो ऐसा हुआ था। गजब की फैमिली और गजब के लोग। और वो फिल्म और वो म्यूजिक दोनों चीजें बड़ी खूबसूरत थी। और उसमें ही हमने सलमान का मैग्नानिमिटी है, वो बहुत उनके ख़ुद के कंपोजर्स बहुत हुआ करते थे, उनके ख़ुद के पसंदीदा कंपोजर्स। बट मुझे और राधिका को लगा कि जिस किस्म की फिल्म है, वी वांटेड टू इंट्रोड्यूस अदनान सामी एज अ कंपोजर। अदनान सामी उस वक्त तक पॉप सॉन्ग्स करा करते थे, गाया करते थे, कंपोजर बनाने का एज अ ख्याल कहाँ से फीचर आया? फिल्म का कंपोजर, यू नो। ये बड़ा थॉट था। हाँ ये कहाँ से हुआ? क्योंकि हमें उस वक्त क्या था ना कि फिल्म थी ना ये लकी, ये रशिया में बेस्ड थी। और इसकी जो ये था ना, तो उसकी जो कहानी थी ये रशिया में बेस्ड थी और वहाँ का सारा था। तो हमें एक ऐसा कंपोजर चाहिए था जो इंडियन सोल इंडिया की हो, बट रहा बाहर हो, उसका एक्सपोजर वो हुआ। और हाँ एक उसका जो एक जो इसका नज़रिया देखने का ये वो सब हो, तो उसको हमने कहा हमें ये चाहिए ही चाहिए। और हमने कुछ सिटिंग्स भी की थी अदनान के साथ में, तो हमारे को म्यूज़िक भी हमने जो हम कहते थे उसको समझ आता था, वो करता था। अब ये नहीं था कि बाकी के लोग अच्छे नहीं थे। हिमेश सर ने उस वक्त अदनान के साथ सलमान के साथ इतनी बड़ी फिल्म दी थी, तेरे नाम दी थी उस टाइम। तेरे नाम आई। उस टाइम पे तेरे नाम आई थी, इतनी बड़ी हिट। तो आइडियली हिमेश सर को ही करना चाहिए था जी। बट हम जब हम गए और सलमान सर से बोला कि नहीं करनी है, बट वो अमेजिंग है। हाँ डू व्हाट यू वांट टू इंट्रोड्यूस अ कंपोजर, बट वो तो पॉप गाने गाता है। तो हमने नहीं, ट्रस्ट अस। ओके। बाद में फिर जब हमने उनको सुनाया सुन जरा सोनिए, फिर आशा जी का उसमें गाना है,
लकी लिप्स, हाय रामा याद है। रामा हो। चोरी चोरी बिल्कुल। चोरी चोरी। फिर वो हम उस दिन करण जौहर के साथ बैठे हुए तो बोलता है मुझे तो अभी तक वो याद है, दिन दिन तकिन तक दिन तकिन दिन, बिल्कुल। चोरी चोरी चुपके से जी। आके मेरी आंखों में समा समा जा, जा। क्या बात है। सोनू निगम सोनू सोनी निगम। निगम। बहुत गजब का था। और Amazing। उसका इंट्रोडक्शन है ना, हाँ। जिसमें वो एक ताल देते हुए वो- करे Correct। करे कमाल कमाल कमाल। तो ये वो दौर था जब गाने आते हैं तो सीडीज आया करती थी, जी जी हाँ। और हम सीडी, मेरी एक आदत होती थी कि सीडी निकाल के और सुनते थे कि देखें यार गाने क्या बने हैं। तो इस एल्बम ने बहुत इम्प्रेस किया था क्योंकि बहुत नया रिफ्रेशिंग साउंड था। जी और मैं जब लकी नो टाइम फॉर लव को याद करता हूँ तो बर्फ याद आती है, जी। बहुत सारी बर्फ याद आती है। जी। तो इस फिल्म की मेकिंग की कहानियां ओ, बताइए। हम लोगों ने कितनी, माने हम लोग ऑल ओवर, माने सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ नहीं, अमेरिका, कहाँ कहाँ नहीं गए हम लोग इसको ढूंढने, लोकेशंस को। फिर मैं सिंगापुर में था, राधिका शायद बॉम्बे में थी, हाँ आप हांगकांग में थे। हांगकांग में था मैं। तो हम लोग माने ऑल ओवर वर्ल्ड रेकी कर रहे हैं हम लोग। और जैसे हमने कहा हमारी दुनिया होती है फेरी Fairy टेल्स tales की, की। परियों की दुनिया हमारी सारी। हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं और राधिका ने मुझे बोला विनय एक मुझे जगह मिली है रशिया। हम लोग रशिया में हम लगता है हमारी परियों की दुनिया रशिया में है, यू नो। बहुत सही बात है ये। फिर हम लोग मॉस्को पहुंचे, मॉस्को पहुंचे, मॉस्को में 3 दिन हमने टाइम स्पेंड किया। डिप्रेस्ड, कुछ मिला कुछ ही नहीं मिला हमको मॉस्को में। हाँ हाँ। फिर हमारा जो लाइन प्रोड्यूसर था, हमने कहा नहीं ये फेरी टेल नहीं है, ये दिखने में फेरी टेल नहीं लग रही है, पार्ट्स फेरी टेल लगती हैं। तो उन्होंने कहा सेंट पीटर्सबर्ग चलते हैं, फ्लाइट लेके मॉस्को टू पीटर्सबर्ग। तो हम लोग प्लेन में बैठे और मॉस्को टू पीटर्सबर्ग गए। आप बिलीव नहीं करेंगे, विंटर में निकले थे हम लोग, प्लेन से निकले, पूरी टारमैक स्नो से कवर्ड। हमने अपनी लाइफ में एयरपोर्ट ऐसी पूरी स्नो से कवर्ड नहीं देखी। वाह। गोल्डन गोल्डन डोम, सबके ऊपर स्नो 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 स्नो। हम उतरे एयरपोर्ट से, हमने कहा ये तो लगता है कि बस ग्रिम्स फेरी टेल, सिंड्रेला, स्नो वाइट, जो बोलो वो वहाँ की दुनिया है ये सेंट पीटर्सबर्ग। जितनी कहानियों में पढ़ा है वो सब वहां पर सब वहाँ, बस वो पूरी शहर ही फेरी टेल है। वाह वाह वाह। तो वो मिला। तो वो बस। फिर हमने सलमान को फ़ोन किया कि सलमान एंड ही हमको हेट्स द कोल्ड। हाँ, अरे उनको गर्मी बहुत पसंद है, उनको ठंड बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो आप लोगों ने वहां ले गए होंगे। हाँ, और 60 डेज़ का शेड्यूल स्टार्ट टू एंड। पहला गाना हमने वहाँ पे शूट किया था आग के भर, नहीं एक शायद यही था, शायद फर्स्ट गल्फ ऑफ फिनलैंड। वो बोले यहाँ पे गर्मियों में होती है कार Boating। रेसिंग और बोट रेस, और सर्दियों में होती है कार रेसिंग। वो अच्छा, पूरा वो पूरा फ्रोजन जम जाता जाता वाह है। वाह। गल्फ ऑफ फिनलैंड, माने रशिया और फिनलैंड के बीच की जो गल्फ, उसको कहते हैं गल्फ ऑफ फिनलैंड। इट्स वेरी कोल्ड बिकॉज जम जाती है, पर सी विंड्स, राइट। सी विंड आप सोचिए जो, जैसी चुपती है। हाँ क्योंकि ये नॉर्मल लैंड की विंड नहीं है, सी की विंड है। करेक्ट। तो सी विंड बहुत ठंडी होती है। तो बहुत तकलीफ देता हूँ। अरे सलमान, हाँ, बहुत तकलीफ, मतलब इट वाज एंड सब कैप्स पहने हुए थे, एंड सलमान का हीरो का रोल था, तो वो कैप के बिना वो बाप रे बाप। बट वो जो स्टार हैं और रशिया में क्या होता है ना, वहाँ पे वो होती है वाइट नाइट्स होती हैं। तो टफ, चलो वेदर तो एक तरफ था, और एक तरफ था कि रात हो ही नहीं रही है, तो बिल्कुल। शिफ्ट ऑफ ही नहीं हो रही है। और हम लोग भी बोले यार अभी तो डे है, शूट करते रहो तो वहाँ वाइट नाइट्स होती है, तो कोई शिफ्ट नहीं। तो बट येस, इट वाज वन ऑफ दोज डे। बट तो वहाँ पे हमने वो 64 डेज, हाँ हाँ हाँ, चलिए। तो बस वहाँ पे 64 डेज हमने नॉन स्टॉप शूटिंग की और ख़त्म किया। वी शॉट एट ऑल द पैलेसेस एवरीवेयर, सारे गाने वाने करके आए वहाँ से। लास्ट डे पे सलमान ने फ़ोन किया सलीम अंकल को, बोलता है डैड आई फिनिश द फिल्म। अंकल, सलीम अंकल बोले पूरी पिक्चर ख़त्म हो गई? बोले हाँ हो गई, पूरी पिक्चर ख़त्म हो गई। हमने 64 डेज नॉन स्टॉप विदाउट अ ब्रेक वी फिनिश द फिल्म, एक्सेप्ट एक गाना जो आपको ज़रूर से बजाना चाहिए हमारे यहाँ पे। वो एक गाना रह गया था जो हमने अनुराधा पौडवाल जी के साथ कर रखा था, वो आके भर लो बाजू क्या आके भर लो बाजुओं में तुमको ये मेरी कसम, जान मेरी जा रही हाँ सनम। हाँ हाँ। सो दैट ओनली सॉन्ग वी शॉट इन इंडिया, रेस्ट पूरी पिक्चर वहाँ पे करके क्या बात है,
क्या बात है, तो इतनी गजब की ये यादें। इस फिल्म की हीरोइन के बारे में कुछ बोलिए भाई, वो कहाँ से मिली थी? वो हमें नहीं मिली, वो तो बॉस को मिली। अच्छा। अर्पिता हम लोग ढूंढ रहे थे नई लड़की को लॉन्च जी। करने के लिए, बहुत ऑडिशंस किए हम लोगों ने। जी। फिर जो उनकी बहन है सलमान सर की, अर्पिता, हाँ। वो नेशनल कॉलेज में पढ़ती थी, तो उन्होंने तब बोला कि मेरे कॉलेज में एक बहुत सुंदर सी लड़की है कॉल्ड स्नेहा, तो आप मिलिए इस फिल्म में, आप लोगों को अच्छी लगी तो हमें भी अच्छी लगी थी वो, बिल्कुल। बट हाँ, थोड़ा सा सब लोग कहते हैं कि वो ऐश्वर्या राय जैसी सिमिलैरिटी, ये वो कंट्रोवर्सी होती है। बट उसका कहना ये है कि अब सलमान सर क्या है ना, इतने बड़े सुपरस्टार हैं ना, वो कुछ भी करते हैं उसमें से लोग कंट्रोवर्सी एंगल ही देके निकल लेते हैं ना, तो अब उसका कोई तोड़ नहीं है, वो है। बट मुझे लगता है कि हम लोग को उस वक्त जो हमें चाहिए था वो सलमान सर ने बोला, हम अर्पिता ने बोला, हमें तो बहुत अच्छी लगी थी वो। अब सिमिलैरिटीज़ ये तो खैर मुद्दा ही मुद्दा है सारा का सारा। तो भाई लकी नो टाइम फॉर लव की बात हो गई, फिल्म चली और सलमान खान के साथ आपकी पहली ही फिल्म, तो ये तो खतरनाक डेब्यू हो गया। फिर इंडस्ट्री में क्या तूफान मचा? फिर ये मचा कि हाँ, वो कहते हैं ना, हर फ्राइडे टू फ्राइडे किस्मत चेंज होती है। तो वो फ्राइडे हमारी भी, फिर अब हम जो पापा की गाड़ी में थे और अपनी गाड़ी में आ गए, और हमारे अब वो 2-in-1 हमारा सीडी प्लेयर बन गया, और हमारी जो स्क्रिप्ट थी अब उसकी डिमांड बढ़ गई। यस। तो टी सीरीज़ ने ही रिलीज़ की थी हमारी पिक्चर को। जी जी। और फिर भूषण जी तो फिर हमारे दोस्त भी बन गए हमारे अच्छे, उनका कांटा लगा भी उनका ही गाना था, उनको ही गाना दिया। तो उसके बाद फिर टी सीरीज़ के साथ एक सफ़र शुरू हुआ हमारा। तो हमारे एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारे गाने मेजॉरिटी थे यूनिवर्सल म्यूज़िक के पास में, और अब यहाँ से हमारा सफ़र हुआ एज अ लेबल भूषण जी के साथ में, टी सीरीज़ के साथ में, है ना। तो कांटा लगा उनको पहला गाना सक्सेसफुल था। फिर उसके बाद में उनके साथ एक और गाना किया था हमने जो इसमें मेंशन नहीं हुआ, उसका नाम था चढ़ती जवानी। वो भी एक उसका एक लास्ट गाना था हमारा वो रीमिक्स में। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, बंद कर दिए। तो उसके बाद फिर हमारा सफ़र शुरू हुआ भूषण जी के साथ में। लकी के बाद उनके साथ हमने एक और पिक्चर पे काम शुरू किया जिसमें सनी देओल जी और कंगना रनावत थे। पिक्चर का नाम था आई लव NY। उसमें प्रीतम का म्यूज़िक था एंड और फिर वो उस पिक्चर का शुरू हुआ। फिर उस पिक्चर में फिर कुछ मुश्किलें आई हमको, कुछ वो उसका फिर कुछ कहते हैं कि हर पिक्चर की और एक की डेस्टिनी होती है। जी जी। कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में अव्वल आते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े से अव्वल नहीं आते हैं, उनको ज़िंदगी में परेशानियां होती हैं। तो आई लव NY वो एक हमारी, वो हमारा परेशानी वाला बच्चा था। हालांकि म्यूजिक से उसका पूरा ताल्लुक बहुत अच्छा म्यूजिक, मतलब हाँ बिल्कुल। तो लेकिन वो उस तरह से बात हाँ नहीं प्रीतम का म्यूज़िक था उसमें और सब था। लाइक हमने कहा आपको कि हम उस पिक्चर के लिए बहुत ढूंढ रहे थे कि हमें कुछ चाहिए, हमको एक RD बर्मन जी के गानों का एक इन्फ्लुएंस चाहिए था और वो सब चाहिए था। तो फिर हमने कहा भूषण जी हमको आपकी लाइब्रेरी में जाना है, जैसे आपकी वेद भारती में लाइब्रेरी हो, टी सीरीज़ भी क्योंकि उनके पास भी इतने गाने हैं, तो उनकी लाइब्रेरी में हम फिर खोजने चले गए और ढूंढने चले गए सारा का सारा। और वहाँ पे हमको RD बर्मन जी का एक गाना मिला जो हम ढूंढ रहे थे, आजा मेरी जान। क्या बात है। और क्या वो क्या बात है। जो कि फिर उनके यहाँ टी सीरीज़ में भी एक बहुत पुराने इंसान है, उन्होंने बोला एक्चुअली RD बर्मन जी ने ये गाना 4 लैंग्वेजेस में किया है। एक बंगला में भी किया है, आमोर सोनारो वट एवर दैट सॉन्ग है। फिर सागर में उनके पास ट्यून है ला 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 ला, फिर वो आजा मेरी। तो हमने कहा ये तो एक इट वॉज बॉडी एंड सोल गोइंग इन टू आवर फिल्म, आजा मेरी जान रूठो ना मेरी कसम, बिकॉज वो फिल्म न्यूयॉर्क में बेस्ड थी जी। तो फिर उस फिल्म में वो गाना हमने रिकॉर्ड किया, उसका गाना प्रीतम के साथ में। और तो उस पिक्चर का मोस्ट फेवरेट हमारा एज अ डायरेक्टर वो गाना है आजा मेरी जान। बेशक। तो अगर आप बजाएंगे उसको तो बहुत अच्छा रहेगा। जरूर जरूर ये गाना सुनते हैं। ये फिल्म एक सबक सिखा के चली गई, उसके बाद क्या हुआ? उस पिक्चर का सबसे बड़ा सबक हमने ये सीखा ना, कभी भी ज़िंदगी में अब उसमें क्या होता है जब हम लोग आदमी छोड़ता है ना, एक सफ़र में एक वो आता है जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हो कि आप बोलते हो कि यार
आप स्टार सिस्टम में फंस जाते हो, यार ये हीरो होगा तो ये रिकवरी होगी, ये हीरो होगा, हम लोग वो स्टार सिस्टम में फंस गए। करेक्ट। वो जो कहते हैं जब आप एक क्रिएटिव का जब हो जाता है वो अपने आप नो, एक जो प्रोजेक्ट मेकिंग होता है, हाँ when you see, because the business is a business of creatives, it's not a business of project making. क्रिएटिव जब हो जाता है तो फिर देखते हैं कि प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं। But पहले प्रोजेक्ट बना के फिर उसके इर्द गिर्द आप क्रिएटिव नहीं कर सकते। हम यूजली उसमें करते नहीं चीजें थे, पलट जाती हैं। हम करते नहीं थे। वो एक ऐसी प्रोजेक्ट थी, वो ऐसी जो बनाई गई थी, वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था। उसके बाद हमने कहा नेवर अगेन विल वी वॉक दिस पाथ, Yes. कि हम लोग पेपर पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। एंड क्योंकि हम लोगों को लकी के बाद बोला कि अगर आपको ये ऑनगोइंग जर्नी ऑफ फिल्म्स करनी है तो आपको प्रोजेक्ट मेकिंग सीखना पड़ेगा। तो फिर हमने कहा दिस इज ऑल रबिश, ये सीख, ये जस्ट थ्रो इट इन द ट्रैश कैन एंड नेवर अगेन विल वी डू दिस प्रोजेक्ट मेकिंग। Right. वी विल गो बैक टू व्हाट मेड अस व्हाट वी आर। बट हमने हमेशा देखा है कि हमें गाना अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, तो इवन इफ इट इज अ लता जी और एन आशा जी, तो कोई भी हो उस टाइम पे हम वो ही करो जो आपकी दिल की सुनो पहले। Perfect. क्योंकि जो आपकी दिल की जब आप सुनते हो तो पब्लिक वो ही सुनती है, बीच का सब नॉइज होता है, यस यस बिल्कुल। यू नो। तो फिर आगे और सबक यही था कि जिस दिन, और ये मैं अपने आपके लिसनर्स को भी यही बोलूँगा जो लोग सुन रहे होंगे ये एज हम लोगों के क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस से, कि जिस दिन आप, और जो आपने भी एक बहुत पहले सवाल पूछा था कि आजकल म्यूज़िक बन क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं आजकल हमारे पास वो हिट आ रहे हैं कि लग जा गले के फिर ही रात हो ना हो, कोई ऐसा लिख क्यों नहीं रहा है, कोई गाने क्यों नहीं बन रहे हैं ऐसे। वही प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि आप अपनी आत्मा की तो सुन ही नहीं रहे हो, आप प्रोजेक्ट मेकिंग में इतने उलझ गए हो कि अब उससे निकलोगे कैसे आप, और यही प्रॉब्लम हो गई। आज मैं कितनी बारी मैं आगे चलूँगा आपके उसमें, इस मुकाम पे हम, क्योंकि हम उठते बैठते हैं, भूषण जी हमारे बहुत अच्छे नज़दीकी दोस्त हैं, हम जिस मुकाम पे हम खड़े हुए हैं लोग बाग हमारी सुनते हैं, हम यही कहते हैं लोगों से, मान ही नहीं सकते हम कि अगर हम गज़ल सिंगर की, वी आर अ कंट्री ऑफ 1.2 बिलियन पीपल, अगर हम गज़ल सिंगर की बात करते हैं, पंकज उधास, जगजीत सिंह, सॉरी, गज़ल सिंगर की हम बात करते हैं तो वही पंकज उधास जी गज़ल, और जगजीत सिंह और गुलाम अली, मतलब आप कह रहे हो कि कोई गज़ल सिंगर आया ही नहीं इसके बाद में। हम भजन सिंगर की बात करते हैं तो वही अनूप जलोटा जी, और वही, तो हम लोग क्या रहे हैं, हम लोग इस नेशन के, जब हम म्यूज़िक देना चाह रहे हैं, म्यूज़िक बनाना चाह रहे हैं, और राधिका जी और मेरा जो सार है, एक्सपीरियंस है, अब हम उस मुकाम पे खड़े हैं कि अगर हम लोग नए लोगों को या एक मैसेज नहीं देंगे तो किस तरह से इस कंट्री में म्यूज़िक बनेगा, यू नो। गज़लें बननी बंद हो गई हैं, भजन, अगर कोई भी कहीं भी बड़ा भजन की बात होती है तो वही अनूप जलोटा जी के भजन बजते हैं, कोई नया भजन तो ऐसा आया नहीं है। तो यहाँ ये जो आपने बोला ना, एक सबक आपने सीखा, ये सबक के बाद मैंने और राधिका जी ने डिसाइड किया, देख भाई पैसे तो हैं, पैसे तो वो कहावत है ना कि लक्ष्मी जी तो सरस्वती जी के पीछे आ ही जाती हैं। इसके बाद मैंने और राधिका जी ने कहा हम अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अपनी सोल के साथ नहीं करेंगे, अपने आर्ट के साथ नहीं करेंगे, अब हम वो करेंगे जो हमको ही, हमें पक्का पता है कि ये करेक्ट है। और फिर वहाँ से जन्म हुआ सनम तेरी कसम का। क्या बात है, बहुत सही, मैं वहीं आ रहा था जी। और सनम तेरी कसम के बारे में पीछे कुछ हफ्तों पहले मेरी समीर जी से बात हो रही थी और मैं उनसे कह रहा था कि भाई इतने लंबी पारी खेलने के बाद आप ऐसे गाने देते हैं कि वो मुहावरे बन जाते हैं, खींच मेरी फोटो, तो इस तरह की बातें हो रही थी। सनम तेरी कसम का बीज कहाँ से आया था वो बताइए, और फिर इसकी मेकिंग के बारे में बताइए। वही आपने बोला ना, उस दिन राधिका जी और मैंने डिसाइड किया हम करेंगे ही नहीं। ये जो प्रपोज़ल बनते हैं ना केस में, हम सिर्फ, जैसे कहा राधिका जी इज़ अ फैंटास्टिक राइटर, वो बहुत अच्छी लिखती हैं, और कल मैं उनकी बहन से भी बात कर रहा था, मैंने कहा अगर सरस्वती हैं लिखावट में, मैं आज भी मानता हूँ वो राधिका जी के पास है। और ये सफ़र, मैंने कहा राधिका अब हम वो लिखते हैं जो तेरे दिमाग से आता है, yes. वो लिखेंगे हम भैया। फिर हमने ये लिखना शुरू किया, सनम तेरी कसम हम लोग लिख रहे थे। अब ये हमने कहा लव स्टोरी बनानी है, तो लव स्टोरी में पहली बात ये होती है
लड़का लड़की को बहुत प्यार करता है और वो उससे कहना चाहता है आई लव यू। तो अब हमारे में कितने एक्टर्स हैं जिसमें लड़का लड़की को बोलेगा आई लव यू और कन्विंसिंग लगेगा वो, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों की उम्र इस उम्र के हैं वो, क्या वो इस तरह के हैं कि वो बोल सकते हैं? तो नहीं। तो फिर हम लोग का देन वी विल मेक अ फिल्म विद न्यू बॉय एंड न्यू गर्ल, हम इंट्रोड्यूस करेंगे लड़के लड़की को। क्या आपको ये नहीं लगा कि ये एक रिस्क है? अरे रिस्क क्या, कोई फाइनेंसर ही नहीं आया हमारे पास। तो उन्होंने बोला सर आप सलमान खान सनी देओल के डायरेक्टर हो, आपको क्या कमी है, आप एक और बड़ा एक्टर लो और काम करो। नहीं, हमने कहा नहीं, इस बार नहीं करेंगे। वो जो आपने कहा सबक का, वो सबक हो गया था सारा का सारा जी। तो हमने कहा नहीं, चाहे वॉट एवर इट कम्स, हम ये इस सफ़र को पूरा करेंगे जी। तो फिर हमने ये न्यू बॉय न्यू गर्ल के साथ हम लोग एक लव स्टोरी करेंगे। इस बीच में देखिए ना, वो एक बंदा है जो हमारी ज़िंदगी का, या तो कह लें वो है ना जो एक हमेशा जब भी हम तकलीफ़ में होते हैं वो आ जाते हैं। तो हमने ये डिसीजन लिया कि हम नहीं करेंगे और हमने सब सुपरस्टार फिल्मों को इनको मना कर दिया। अब ऑब्वियसली जब हम मना करते हैं काम, तो थोड़ा सा पैसे भी आने बंद हो जाते हैं, सब बंद हो जाते हैं। तो शायद वो वापस से पापा की गाड़ी पे ना जाना पड़े। ये अच्छा टाइटल हो गया हमको, पापा की गाड़ी। तो ये हमको वापस ना जाना पड़े। तो मैं और राधिका जी कुछ ये फिल्म, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज ये सब करने लग गए। और उस दिन हम बैठे हुए एक डॉक्यूमेंट्री एडिट कर रहे थे, और वो कहते हैं ना कि वो भगवान एक दूत को भेजता है कि यार तुम अपना विजन करो। बैठे हुए तो राधिका जी को सलमान का फ़ोन आता है। राधिका, क्या बात है, 5 साल हो गए हैं लक्की को रिलीज़ हुए, ओके, उसके बाद आता है। और हमने ये डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, हम नहीं करेंगे, अपना रास्ता पकड़ेंगे और हम नहीं जाएंगे उस रास्ते में जिसमें कि हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, पैसों की दिक्कत हो, कुछ हो, जो कि शुरू हो गई थी अब आना। और फ़ोन आता है सलमान खान, राधिका विनय वेयर आर यू। राधिका ने बोला सलमान, हम लोग तो इधर, वाई आ जाओ। तो हमने कहा अच्छा सलमान, तो वाई भी बुला लिया हमको। हम गए वाई में, तो सलमान ने बोला कि राधिका विनय, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग, मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ दबंग, मैं चाहता हूँ तुम लोग उसके गाने डायरेक्ट करो। तो हमने कहा यार सलमान, आपने हमको बुला लिया था पर हम दूसरों के, बट अभी मैं आर मेंटर, तो हम क्या ही ना बोलें, क्या ही। तो बोले ये सलमान ठीक है। तो हम बैठे, तो हमें उन्होंने गाने सुनाने शुरू किए रात को, ये सुनो, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। तो राधिका जी, मैंने बोला सलमान ये गाना तो अच्छा है, ये आप नहीं करोगे, ये हम किसी और से करा रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा सलमान, तो हमारा कौन सा है? तो उन्होंने फिर एक और गाना सुनाया, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरी। मैंने कहा सलमान ये भी हिट है, हाँ, पर ये भी तुम लोग नहीं डायरेक्ट करोगे। तो हमने कहा सलमान तो हमारे लिए क्या गाना है, हमारे लिए कौन सा गाना है? तो बोले तुम ये गाना करोगे। फिर उन्होंने बजाया, ताकते रहते तुमको सांझ सवेरे। हमने कहा सलमान, सर ये वीडियो आया नहीं था, ये ऑडियो सुना रहे हैं हमको। हमने सलमान, ये क्या ताकते रहते तुमको सांझ सवेरे, आजकल कोई सुनेगा ये गाना? आप मुन्नी बदनाम किसी को कह दे रहे हो, हुड़ हुड़ दबंग किसी को दे रहे हो, हमको यही गाना क्यों दे रहे हो आप? ये गाना तो नहीं चलेगा सलमान। तो राधिका विनय, ट्रस्ट मी, मेरा ये फेवरेट गाना चलेगा ये। और बोले मैं एक और बात तुमको बताना चाहता हूँ, ये गाना मैं रीशूट कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? और उसने पे गाना दिखाया, वो साड़ियाँ ऐसे ऐसे हो रही हैं और उसमें बहुत माने गाउंटी टाइप, और सलमान खान सोनाक्षी को देख रहा है और ये देख रहा है। बोलता है क्या है ना राधिका विनय, मैं शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी को लॉन्च कर रहा हूँ और मुझे विजुअल्स चाहिए और मुझे ऐसे शूट करना है कि ये मेरा फ्रंट सॉन्ग होगा, सबसे लीड सॉन्ग होने वाला पिक्चर का ये। मैं और राधिका जी बोले और ठीक है सलमान, करते हैं। हाँ हम करते हैं। हम ऑडियो लेके निकले, ओ अच्छा बाय द वे अगले हफ्ते शूट कर रहे हैं इसको। तो मैं सलमान अभी सोचने का टाइम नहीं दिया, सोचने का टाइम नहीं। मैं और राधिका गाड़ी, और तुम लोग कल आ जाओ कॉन्सेप्ट लेके, तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, और बाद एक काम करो, इनका इसी होटल में बुकिंग कर दो, यहीं ठहर जाएंगे लोग। तो हम लोग रात भर स्ट्रेस में, 5 साल बाद हम सलमान की लाइफ में आ रहे हैं। सलमान को ये अब कुछ करके क्या करके करें। फिर हमने कॉन्सेप्ट सुनाया, ये सुनाया, वो सुनाया। अगले हफ्ते फिर हमने कहा शूटिंग करते हैं। फिर रेस्ट इज हिस्ट्री ऑफ कोर्स। वो चश्मे के अंदर हार्ट, और वो तो दबंग का पोस्टर बन गया और अब तो आइकॉनिक हो गया। वो सारी स्टाइलिंग जो है वो, हाँ उसके सेट पे भी हमारा गाना था मस्त मस्त दो नैन। तो रात में दिन भर शूट किया गाना, शाम की शिफ्ट हुई। सलमान को काला ड्रेस, काला शर्ट, काला पैंट, काले चश्मे दिए,
पूरी लाइट वाली स्ट्रीट है। अरबाज और डायरेक्टर आ गए। अरबाज बोले राधिका विनय एक बार डायरेक्टर के देखो क्या बोल रहे हैं। कह रहे डायरेक्टर तो बहुत दुखी है कि तुमने काला काला और काला चश्मा दिया है, गाने के बोल हैं तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरा दिल का ले गए चैन। और आपने तो भाई की जो इतनी सुंदर आंखें हैं सुपरस्टार की, आंखों को एक बंद कर दिया आपने, तो प्लीज़ चश्मे निकाल दो, मत करो। तो हमने कहा नहीं नहीं आप समझते नहीं हो, हमने ये हार्ट बनवाया है, जब चलेंगे तो उनके गॉगल्स में रिफ्लेक्ट होंगे और ये चुलबुल का कैरेक्टर एकदम सही पड़ेगा। अरबाज बोलता है नहीं यार ये डायरेक्टर बेचारा फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, इसका तो दिल टूट गया। तो हम लोग क्वाइटली डिस्कशन कर रहे थे, सलमान दूर सिगरेट पीते हुए सुन रहे हैं हमको, इधर आओ तुम सब लोग। तो हम चारों गए, बोला व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो हम दोनों ने कहा नहीं कुछ नहीं, हम उनको कुछ बताते नहीं है क्या प्रॉब्लम। ओ क्योंकि उनका डिसीजन आ गया तो फिर उन्हीं का डिसीजन है। तो फिर अरबाज ने उनको बता दिया ये प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने हमें देखा, बोला क्या, तो हमने वही बोला सलमान आप गॉगल्स पहनोगे और वहाँ हार्ट्स आएंगे, हमें लगता है जो आपने हमें समझाया है चुलबुल पांडे नाम का एक कैरेक्टर है, तो इसका जो आशिकाना अंदाज है ये बड़ा अच्छा लगेगा ये इमेज में। तो ऐसे वो खड़े 2 सेकंड सोचा, बोला आई लाइक इट, लेट्स डू इट। खत्म हो गया। तो अरबाज बीच में ही सेड इट्स अ हिट, आई लाइक इट, लेट्स डू इट। वो आदमी माने माने हम लोग कह रहे हैं जब ये सब हुआ नहीं था दबंग, बिल्कुल। तो बट देखिए एंड वो बना पोस्टर डिजाइन पिक्चर का, बाकायदा। अरे वो तो स्टाइल बन गई बाद में। स्टाइल बन गए उनके चश्मे में हार्ट्स। पर वो आदमी की देखिए आप परख देखिए। हम लोग चुलबुल पांडे का हम ऐसे डायरेक्टर आए हैं अब वो तो आप कह रहे हैं चुलबुल पांडे है। चुलबुल पांडे क्या है? चुलबुल पांडे तो सुपर हीरो है। आज आप उसका एक और एपिसोड हो गया, वो तो आपको सुनाना चाहिए चुलबुल। नेक्स्ट डे हम लोग बैठे हुए सेट पे हम लोग 9 बजे की शिफ्ट थी। उसके बाद का एक एपिसोड उसका वो है ना वो अपना, तो उसमें वो था एक सीन है कि सलमान, ये कारपेट मार्केट है, उसमें सोनाक्षी आती है वहाँ से और एक साइकिल वाला आता है, सलमान सोना को देख रहा है और साइकिल वाला आता है, टकराता है, सलमान गिरता है, उठता है और ऐसे उसको पकड़ता है, सोनाक्षी ऐसे ना करती है। ये सीक्वेंस हमने डिज़ाइन किया और हमने और सवेरे 9 बजे से हमने काउंटर शूट कर लिए, सोनाक्षी के सारे ऐसे देखती है ना बोलती है सब शूट कर लिए और गिरने वो साइकिल वाले, हाँ, डुप्लीकेट को गिरा दिया, वो सब कर लिया हमने। अब भाई आए तो हमने कहा भाई ये स्टोरी है कि आप आओगे, साइकिल वाला टकराएगा आपको, आप गिर जाओगे, आपको मारना नहीं है, नहीं आप ऐसे करके उठोगे, आप करोगे। तो बोले यार क्या आप लोग, राधिका विनय यार तुम लोगों को सोचना पड़ेगा, यू लॉस्ट इट यार। सलमान खान साइकिल वाला आया टकरा, साइकिल से गिरेगा क्या टकरा के, यार ये भी कोई लॉजिक होती है? उन्होंने कहा मैं नहीं होती है, ये क्या होता है, यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द कैरेक्टर। देन वी वेंट एंड टोल्ड सलमान दिस ओनली कि सर अगर आप चुलबुल पांडे कौन है? चुलबुल पांडे तो सुपर हीरो है और चुलबुल पांडे को प्यार हो गया है सोनाक्षी से, हाँ तो रज्जो से, तो चुलबुल पांडे को प्यार हो गया है, तो अब चुलबुल पांडे तो चुलबुल, उसको आप बम मार दो, उस पर आप मिसाइल मार दो, चुलबुल पांडे मिसाइल ऐसे तोड़ के फेंकता है, वो तो सुपर हीरो है हमारा, हल्क है वो तो। बट जब चुलबुल पांडे को प्यार हो गया है तो एक साइकिल वाला टकराएगा, गिर जाएगा वो, क्योंकि वो तो मोहब्बत की कहानी चल रही है ना। क्या बात है। तो फिर भाई ने बोला चलो वो भाई सुने, हाँ सुने, और ऐसे खड़े होते हैं और अपना उनका स्टाइल है ऐसा, अपना बेल्ट ऐसा करते हैं, लेट्स टेक बस माने वो समझ आ गया उनको, जब समझ आती है तो फिर तो वो माने इतने प्यार से किया उन्होंने सीन वो। क्या बात है। तो मस्त Amazing मस्त दो है। नैन दिल का ले गए चैन। क्या बात है। ये गाना सुनते हैं। भाई कमाल की कहानियां निकल के चली आ रही हैं गानों के। दबंग में 2 गाने किए थे आपने। हाँ दबंग में कि उसके बाद से हमारा सलमान सर के साथ में नैनो का सफर शुरू हुआ। हाँ तो मस्त मस्त दो नैन, दगाबाज नैन, चोरी चोरी नैन और एक हमने कुछ 6 नैन के गाने कर लिए हैं। तो दबंग 3 में तो 2 नैना के गाने थे। हमने कहा वो उसमें नैना लड़े के लड़े रह गए एंड फरेबी के नैना, तो ये नैनो का एक सफ़र शुरू हुआ। तो अब कहते हैं कि तो हमारे और राधिका को हमेशा एक दिक्कत की, अब हम नैना को एक लड़की की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ उसकी आँख होती है। अब आप आँखों की ब्यूटी पे रोमांस को बिल्डअप कर रहे हैं एक स्टोरी टेलिंग में, तो आप कितना ही बिल्डअप करेंगे क्या। तो फिर एक नैनो का सफ़र शुरू हुआ। बट आई थिंक उस सफ़र में यस बहुत मस्त मस्त दो नैन बहुत बड़ा गाना है, वो तो सुपर हिट है। उसके बाद हमने किया दगाबाज नैन।
एंड दैट वाज अ सॉन्ग, आई थिंक मेरी और राधिका की ज़िंदगी का सबसे कंप्लीट सॉन्ग है। वो गाना हमने एडिट करके दिया सलमान को और हम निकले, और हम थोड़ी दूर गए होंगे, गाड़ी से घर जा रहे थे, एंड सोनाक्षी का फ़ोन आया राधिका को कि राधिका, माय फादर वांट्स टू टॉक टू यू। अरे बाप रे, शत्रु जी बाप रे। और राधिका को फ़ोन आया तो शत्रुघ्न जी वांट्स टू टॉक टू, एंड राधिका ने आप ही ने बात की थी मुझे। बहुत बढ़िया गाना बनाया है आप लोगों ने। ही सेड पिक्चर एक तरफ, ये अपने आप में एक पिक्चर है, वाह, वाह, बिगिनिंग मिडिल एंड, कमाल का गाना है। ही सेज मैंने अपनी करियर में इतने गाने देखे हैं, अपने खुद के, अपने कॉलीग्स के, बट ही सेज एक पूरा गाना 3, 3.5, 4 मिनट में आपने पूरी पिक्चर दिखा दी। ही सेज हमें बहुत पसंद आई। तो मैंने कहा थैंक गॉड। हमें लगा डांट पड़ेगी कुछ मैंने शत्रु जी से। ये जो बात कर रहे हैं ना हमारे दगाबाज नैन, अगर आपको बजाना हो तो। शानदार गाना है। और जिस तरह की कहानी आपने सुनाई तो जाहिर है कि उसको सुनने और देखने का लुत्फ जो है वो बदल जाता है जब पीछे की कहानी आती है जी। तो इस तरह से आपका गानों का सिलसिला भी आगे अब शुरू जब हम करने लोग का चल मेमोरीज रहा की बात कर रहे हैं ना, है। जी आप पंकज उधास जी के एपिसोड में एक हमारी मेमोरी ज़रूर डालिएगा। बताइए। मतलब दिल के इतनी करीब की मेमोरी है कि बोले कोई क्या ही बोले। हम गाना करके निकले, पंकज उधास जी के गाने हिट होने लग गए, आहिस्ता कीजिए बातें, बहुत ही चांदी जैसा रंग है, ये वो। हमने गाना किया करवटें बदल बदल जाने मन करके गाना था, हम शूट करके आए वो बाज के ऊपर। एक कहानी थी एक ब्राइड की और उसका हस्बैंड उसको देखता, और वो फर्स्ट नाइट के लव की कहानी थी। सो के उठती है, उसके ऊपर मांग का सिंदूर आता है और वो जाने मन करके, वो हमने गाना कबूतर उड़ते हैं इस किस्म का था। हम लोग निकले वो शूट करके और रिलीज़ हो गया, हम पब्लिसिटी, अच्छा हिट हो गया गाना। एंड हमको फ़ोन आता है, राधिका जी को फिर फ़ोन आता है फ्रॉम दिलीप कुमार जी। अरे बाप रे दिलीप साहब का फोन। दिलीप साहब का फ़ोन था। दिलीप साहब का फ़ोन था, दिलीप साहब ने बात की एंड सायरा जी ने बात की। दिलीप साहब ने ये कहा, मुझे सायरा बानो का वो लम्हे याद आए जब हम लोग पहली बार मिले थे, और वो जो खूबसूरती उनकी थी और उनका जो टेक था सारा का सारा, वो तुम लोगों के गानों में मुझे नज़र आया। इस और गाने मैं में। कॉल करके तुम्हें बोलना चाह रहा था, उतनी सुंदरता है उस लड़की में, और वो जो वजनी सायरा जी में थी। जो सायरा जी में थी, वो माने ये हमारे दिल के करीब का it कॉम्प्लीमेंट। was a- इससे ज़्यादा हमने कोई कॉम्प्लीमेंट मतलब नहीं लिया। मिला ही। दिलीप साहब की तारीफ दिलीप साहब एंड फिर सायरा जी ने भी बात की हमें। क्या बात है। जाने मन गाना था पंकज उधास जी का। वाह 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 वाह, क्या क्या खूबसूरत याद है ये। अब यारियां की बात कर ली जाए। हाँ, जी जी। यारियाँ 2, यस, यारियाँ 2 हम सबकी ज़िंदगी में, इस पूरे देश में और इस पूरे वर्ल्ड में एक पल आया, एक लम्हा आया था जिसको कहते हैं कोविड। बिल्कुल, जहाँ सब रुक गया था, सब रुक गया था, हमारी सबका सब रुक गया था, जिंदगी का भरोसा उठ जिंदगी गया का भरोसा उठ गया था, सब कुछ रुक गया था। तो सब रुक गया था, तो उसके बाद में तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें, कुछ लिखा नहीं था, कुछ काम नहीं किया था। और कोविड के पीरियड में ना हमने अपनी ज़िंदगी के इतने सारे गाने डायरेक्ट किए, और हमारे करियर के सबसे बड़े गाने इस वक्त इंडिया का जो हिंदुस्तानी सिनेमा का जो सबसे बड़ा हिट गाना है हमारा है, 1.6 बिलियन व्यूज़ पे टी सीरीज़ का नंबर 1 गाना है, वास्ते करके वो गाना है, जो कि हमने एक नए लड़का नई लड़की को लेके लिया। मतलब टी सीरीज़ के पास में सारे गाने हैं, करण जौहर जी के गाने हैं, संजय बंसाली जी के गाने हैं, माने शाहरुख खान, सलमान खान, सब के गाने हैं, बट उनसे अलग टी सीरीज़ का नंबर 1 गाना इस वक्त हमारा है, कॉल वास्ते, नई लड़की लेके। उसमें हमने एक न्यू सिंगर को इंट्रोड्यूस किया था, ध्वनि भानुशाली। 1.6 बिलियन व्यूज़। नंबर 2 गाना है, वो भी हमारा इस वक्त कंट्री का, 1.5 बिलियन व्यूज़, वो है लुट गए, जो हमने कोविड के टाइम पे शूट किया था। तो ये, और इस वक्त कोविड के टाइम में मतलब इतने सारे हमने कोई 5-6 गाने ही शूट किए, वो सारे के सारे कोविड टाइम में शूट किए, और पिछले 5 साल में करीबन 8.6 बिलियन व्यूज़ पे हम लोग खड़े हुए हैं ना। वास्ते, लुट गए, याद पिया के लगी, वो सारे के सारे इन गानों के साथ में अब हम लोगों का जैसे जैसे कोविड हुआ, तो अब
करें तो करें क्या, ऑफिस भी चलाना है, कुछ पिक्चरें बन नहीं रही, एक्टर्स आ नहीं रहे काम करने को, कोई निकल के काम करने को तैयार नहीं था। आई स्टिल रिमेंबर अक्षय कुमार फर्स्ट सेट के मैं काम करने आया हूँ, कुछ ऐड उन्होंने शूट किया हुआ था। तो यारियाँ 2 हमारा वो बच्चा है जो हमारा कोविड में पैदा हुआ था, तो उसका जो जर्नी है बेचारे की वो बहुत ही स्वीट सा, हमारे दिल के बहुत करीब है गाना। उसमें एक गाना है हमारा ऊंची 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 दीवार। ऊंची दीवार, साथ कंगन लेके आना, साथ बंधन लेके आना, निभाएंगे संग मिलके, वो गाना है हमारा। बट दैट्स अ कोविड प्रोजेक्ट, तो उसमें कुछ बेचारे को दे पाए, कुछ नहीं दे पाए, कुछ कास्ट कर पाए, कुछ लोगों को जिनको चाहते थे कास्ट हो नहीं पाए, क्योंकि वो कुछ आर्टिस्ट बोल रहे थे हम कोविड में शूट नहीं करेंगे, कुछ बोल रहे थे हम ऐसे, तो उसका सब वो हुआ। और वो एक उसका सफर भी थोड़ा सा थोड़ा वो कोविड का हमारा सफ़र था, तो वो ख़त्म होते ही लेकिन गाने खूब चले और फिल्म का हाँ बड़ा फिल्म नाम बाका हुआ। रहा। बट हमारा जो एक मैंने आपको कहा था, जो आपको हमारा सफ़र जो एक सबक का सफ़र था, वो था सनम तेरी कसम का, और सनम तेरी कसम हमने उस वक़्त बनाई, और वो जो पिक्चर हमने बनाई थी सनम तेरी कसम, न्यू बॉय न्यू गर्ल, और हमने सारे गाने उसमें हिमेश जी के साथ बैठ के बनवाए थे। और देखिए उस वक़्त हमने पिक्चर रिलीज़ की, और पिक्चर किसी कारणवश से जिस स्टूडियो को दिया था, जो उसे उन्होंने प्रमोट नहीं की, वो नहीं की, किसी को पता ही नहीं था पिक्चर आई कब गई कब, ये नहीं हुआ। एंड राधिका जी और मैंने यही सोचा यार कि हमने ज़िंदगी में एक सबक लेके चले थे, और वो ऐसे कैसे हो गया यार, हमारे साथ पिक्चर नहीं चली। और मैंने और राधिका जी ने उसमें कुछ ऐसा किया ही नहीं। एज क्रिएटिव, एज राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ सनम तेरी कसम, हमने उसमें कहानी में, म्यूज़िक में, एक्टिंग में, परफॉर्मेंस में, शूटिंग में हमने पैसे भी नहीं लिए, फ्री में हमने वो पिक्चर करके करी थी, कोई रेटिंग में कुछ नहीं लिया हमने, फ्री में, और पिक्चर नहीं चली। वी वर हार्ड ब्रोकन, हमारा तो फेथ उठ गया था हमारा। फिर उसके बाद कोविड वगैरह आ गया, जो भी हो, हमने कहा क्या ही करें यार। और उसके बाद में 9 साल तक हमको लोग बाग भेजे जा रहे हैं, सनम तेरी कसम, सनम, एक डिजिटल रेवोल्यूशन हो गई उसकी। बिल्कुल। एंड वो कहते हैं ना सर, फॉर ऑल योर लिसनर्स, आपको उनको यही बोलना है कि जो मैंने और राधिका जी ने उस दिन सबक सीखा था, वो हमको कभी नहीं छोड़ना। आज 9 साल बाद उसका इट इज़ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ दिस ईयर। माने न्यू रिलीजेस सारी आ रही हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में, बड़ी बड़ी प्रमोट होके, इंग्लिश फिल्में होके, और मार्केट में आज कह रहे हैं थिएटर में जाना लोगों ने बंद कर दिया है, कोई देखना नहीं चाहता है पिक्चर, थिएटर में कुछ नहीं हो रहा है। और आज हमारी पिक्चर आती है एंड वो कह रहे हैं अनस्टॉपेबल, बने हाउसफुल के बोर्ड लग रहे हैं बाहर। और हाउ माने पब्लिक, जैसे पुराने ज़माने में अमिताभ बच्चन जी के उन्होंने जाके वहाँ डांस कर, पब्लिक वहाँ डांस कर रही है वहाँ पे गानों पे, खींच मेरी फ़ोटो और इन सब में। एंड मैंने और राधिका जी ने ये कहा कि भाई वो जो है ना, जो एक सबक है, वो एज क्रिएटिव, जो गीता में बोला जाता है कि आप अपनी पूरी शिद्दत से अपने कर्म करो, फल कब दूंगा, कैसे दूंगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। माने इससे बड़ी सबक नहीं हो सकती है कि 9 साल पहले जो हमने पूरी शिद्दत के साथ फिल्म की, जिसमें ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ था हमारा, जो हमारी पूरी एग्जैक्ट विजन थी, आज 9 साल बाद री रिलीज में इतनी बड़ी हिट हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, और इस चीज़ के लिए आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ भी हम देना चाहेंगे। बहुत सारी बातें हुई, और सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए गुंजाइश बाकी रह जाए। तो मुझे लगता है कि अब बातों का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं, फिर बहुत जल्द मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत शानदार महफिल आपके साथ जमी, बहुत सारी बातें, यादें, गाने। मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारे फेसबुक पर जाकर आप अपनी रिएक्शंस ज़रूर दीजिएगा कि राधिका जी और विनय से ये बातचीत आपको कैसी लगी। आप लोग स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत वेरी शुक्रिया। मच, बहुत फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ विविध भारती, एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।